हाँ जी, मैं नियोन इंडियन इकोनॉमी की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, कल मैं आपके कमेंट्स के थ्रू गया तो मोस्ट ऑफ द कमेंट ऐसे थे कि मस्त प्लान है भाई, थैंक यू सो मच इसके लिए। आगे चलते अपन फटाफट से। जैसा कि मैंने वादा किया था कल की मैं आपके कमेंट्स से गो थ्रू होऊंगा और आपकी डिमांड्स थी कुछ कुछ। कुछ लोगों ने पहले तो कमेंट किया था कि आप हो कौन। तो यार मेरा जो प्रोफेशनल नाम आप बोल सकते हो नियोन है। थोड़ी क्रेडिबिलिटी आती है जब आप अपने टीचर को जानते हो कि जो पढ़ा रहा है वो पढ़ाने लायक है या नहीं है। तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि मैं आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएटेड हूँ। उसके बाद में मैंने जॉब की है कॉर्पोरेट, 3 यूपीएससी मेंस लिखे हैं और इस बार कार इंटरव्यू दे रहा हूँ। अभी इंटरव्यू की डेट नहीं आई है। ठीक है, उसके बाद में कमेंट थे कि एमसीक्यूज मिलेंगे कि हाँ भाई बिल्कुल एमसीक्यूज मिलेंगे अपने को। गौरव सर आपसे चैनल का लिंक शेयर कर देंगे उस पर। जैसे ये वीडियो आया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे सर लिंक डाल देंगे। जैसे ही वीडियो आएगा तो वहाँ के आपके 15-20 जो एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों में, वहाँ जाके आप कर लेना। तो इट्स लाइक होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा। क्या आप वीडियो देखोगे, अब अपनी जो वीडियो में आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या याद रहा, उसको टेस्ट करने के लिए आप जाके क्वेश्चंस कर लोगे। और फिर बाद में हम आपको जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है या बीच में जो हॉलीडे आएगा 7 दिन का, उसमें हम इन क्वेश्चंस की हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ कंपाइल करके दे देंगे। मतलब इंडियन इकोनॉमी का काम खत्म। नोट्स यार ये जो पीपीटीज है वही नोट्स है, मैं आपको अच्छे से ये पीपीटी आपको दे दूंगा, सर अपने चैनल पे डाल देंगे। ठीक है, बस ये रिक्वेस्ट है कि आप पेन एंड पेपर उठा लो। मुझे नहीं उठाना, पेन एंड पेपर को उठाना है। पेन एंड पेपर आप उठा लो, काम की चीज़ आपको नोट डाउन करते रहनी है। ठीक है, बाकी ये पीपीटीज पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगी, इनका भी कंपाइल करके हम बाद में दे देंगे। कुछ लोगों का ये डाउट था कि यूपीएससी में, हाँ क्योंकि यूपीएससी का भी सिलेबस लगभग सेम है। हालांकि प्रीलिम्स स्पेसिफिक है पूरा, क्योंकि अभी टाइम कम बचा है अपने आरएस प्रीलिम्स में, लेकिन आपको कंसेप्चुअल चीज़ें वही सेम है। ठीक है, बेसिक कुछ लोगों का डर था कि सर इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी। भाई हाथ कंगन को आरसी के अभी देख लेना, समझ में आएगा आपको, मैं गारंटी लेता हूँ इसकी। बिल्कुल एग्जांपल्स के थ्रू, बिल्कुल अपने जैसे घर में इकोनॉमिक्स होती है ना वैसे समझाऊंगा। तो बेसिक की टेंशन मतलब, कभी नहीं पढ़ी तो भी कोई बात नहीं, समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस पेशेंटली आप सुनना। ठीक है, हिंदी यार एक तो डरा मत करो हिंदी वालों, इतना पेपर 4 में इंग्लिश भी तो आती है ना। और इकोनॉमिक्स में क्या हिंदी क्या इंग्लिश, समझाने का काम है। देखो पेडागोगी ऐसा होता है, टीचिंग स्किल ऐसे होती है कि उसमें लैंग्वेज मैटर नहीं करती। हाँ कंटेंट की जरूर बात है, कंटेंट हमने हिंदी में कर दिया है। कीवर्ड्स जो जैसे सीआरआर को क्या बोलते हैं, एसएलआर को क्या बोलते हैं, ये सब हमने हिंदी में कर दिया है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी यार आप डर बैठा के रखोगे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। देखो ठीक है, कुल मिला के क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में, चिल मारो। ठीक है, बाकी और कोई डिमांड हो आपकी तो कमेंट करते रहना। मैं इसी तरीके से पहली स्लाइड हर लेक्चर में आपके कमेंट्स को एड्रेस करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। थोड़ा सा प्लान में चेंज है, चीटिंग नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या कि पहला जो अपना जो क्लास आने वाला था वो आने वाला था बैंकिंग का, लेकिन थोड़ा सा मैंने चेंज करके आज क्लास ले ली मैंने फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी की। ठीक है, कौन सी है, राजकोषीय और मौद्रिक नीति की। ऐसा क्यों, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है, ये कंसेप्ट समझना जरूरी है ताकि मैं बैंकिंग और अच्छे से समझ में आए। बैंकिंग में थोड़ा रटने वाला है, याद करने वाला पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी में, हम सीआरआर, रेपो, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, बासेल नॉर्म्स, आरआरबी, यूपीआई, नेफ्ट, ये पिछली वाली स्लाइड से, सॉरी, ये बैंक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी पे आते हैं अपन सीधा। ये स्लाइड्स रिप्लेस करना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, अपन पढ़ तो रहे हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, राजकोषीय नीति क्या होती है। देखो भाई, गवर्नमेंट जो भी स्पेंडिंग करती है, जो भी टैक्स लगा रही है, वो सब राजकोषीय नीति या फिर फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। अब गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा, गवर्नमेंट को ग्रोथ करनी है भाई, इंडिया की जीडीपी को भी तो ग्रो करवाना है ना। कुछ सोशियो इकोनॉमिक गोल्स होते हैं ना, कि इनइक्वलिटी को घटाना है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रखना है। क्योंकि इंडिया में हम देखा जाए तो टॉप 1% लोग बहुत ज़्यादा वेल्थ को अक्यूमुलेट करके रखते हैं। अभी मैं डेटा तो मुझे याद नहीं आ रहा, टॉप 1% आई थिंक 70% और समथिंग लाइक दैट, मैं आपको डेटा कंफर्म करके बता दूंगा। इन्फ्लेशन, महंगाई, अभी टमाटर 280 रुपये किलो हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ठीक है फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है। अब फटाफट से समझते हैं, फिस्कल पॉलिसी में बहुत सारे टर्म्स है। फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, और क्या होता है प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, ये सब अपन पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो भाई साहब एक घर है, घर में कौन कौन है, एक तो फादर है, उनका बेटा है और उनकी बहू है। ठीक है, तो फादर रिटायर हो गए और बेटा अभी कमाता है और बहू डोमेस्टिक ये अभी काम कर रही है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, बिल्कुल बहू काम कर सकती है, बेटा घर पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या कि इस घर का बजट की हम बात करें तो कुछ तो यहाँ पे पैसा आएगा इस घर में। कैसे आएगा, ये जो कमा रहा है उसकी सैलरी आएगी, बिल्कुल आएगी। रेंट आएगा घर का, बिल्कुल आएगा। मान लो इन्होंने कोई दुकान किराए पे चढ़ा रखी है, थोड़ी बहुत इनकी खेती है, वहाँ से भी थोड़ी 3-4 लाख रुपए साल की कमाई हो जाती है। और इनके जो फादर है उनकी पेंशन भी आ रही है, तो इस कुल मिला के 8 लाख रुपए इनके घर में पैसा आ रहा है साहब। ठीक है,
लेकिन पैसा जा भी रहा है। बच्चे हैं तो उनका एजुकेशन का खर्चा है, राशन, घर का राशन का खर्चा होता है, हॉस्पिटल कभी बीमार हो गए तो हॉस्पिटल का खर्चा। और अभी इन्होंने हाल ही में कार ले ली, साब इनोवा वाली, ठीक है, बड़ी कार ले ली, इतनी ज़रूरत नहीं थी लेकिन ले ली इन्होंने, क्या करें, ठीक है। इनका खर्चा हो गया 11 लाख का। अब अपन क्या बोलते हैं अपनी आसान भाषा में या फिर देसी भाषा में कि भाई साहब घर का बजट गड़बड़ा गया। क्यों? क्योंकि 11 लाख का खर्चा है, आमदनी 8 रुपये, आमदनी 98, खर्चा रुपया हो रहा है यहाँ। तो घर का बजट क्या होता है? ठीक वैसे ही पार्लियामेंट का बजट होता है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हो रहा है माइनस टोटल रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है। ठीक, सिंपल सी बात है, बजट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब ये जो घर है अपना पार्लियामेंट है, ठीक है, ये जो दादाजी हैं या फिर ये जो इनके पापा हैं, इनको आप लीडर ऑफ अपोजिशन मान लो, अपोजिशन है, और ये जो कमा रहा है, जो देश को चला रहा है, वो मोदी जी हैं, और ये जो बहू है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या कोई भी इकोनॉमिक एडवाइज़र हम बोल सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। अब इस बेसिस पे अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब बार बार ये जो दादाजी हैं, ये जो पापा हैं, इनके हिसाब मांगते हैं कि क्या क्या कमा रहा है तू, इतना खर्चा क्यों हो रहा है, कितना फिस्कल डेफिसिट है, बजट डेफिसिट कितना है, तो वो हम समझते हैं, फिर इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे घर में था, पेंशन का पैसा आ रहा था, रेंट का पैसा आ रहा था, वैसे ही पार्लियामेंट में या फिर गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है। दो टाइप होते हैं बजट में पैसा आने के, एक रेवेन्यू होता है, कैपिटल होता है, आने और जाने के, ठीक है। रेवेन्यू मतलब राजस्व, कैपिटल मतलब पूंजी। राजस्व में वो पार्ट होता है जो 1 साल से कम का लेन देन हो, ठीक है, और उसमें कोई फिक्स्ड एसेट क्रिएट नहीं हुआ है। जैसे किसी को सैलरी दे दी, कोई गवर्नमेंट टीचर है, उसको गवर्नमेंट ने सैलरी दे दी, अब इसमें कोई फिक्स एसेट तो क्रिएट हुआ नहीं है, 1 साल का लेन देन है, 1 साल से भी कम का लेन देन है, तो वो राजस्व का पार्ट होता है, रेवेन्यू का पार्ट होता है। कैपिटल के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे गवर्नमेंट ने पुलिया बना दी साहब, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, गवर्नमेंट ने स्कूल बना दी, ये कैपिटल का पार्ट होता है। अब कुछ इनकम होगी राजस्व में, कुछ एक्सपेंडिचर होगी। इनकम कैसे होगी गवर्नमेंट को? जितने भी टैक्स गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं ना, वो राजस्व का पार्ट है, इनकम का पार्ट है। कोई नॉन टैक्स भी आते हैं गवर्नमेंट के पास पैसा नॉन टैक्स पैसे में जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मिल गया, गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया था, है ना, वहाँ से उसका ब्याज आ रहा है, गवर्नमेंट को ग्रांट रिसीव हो रही है, मान लो फॉरेन फंडिंग, जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक ने ग्रांट दे दी गवर्नमेंट को, ग्रांट का पैसा वापस नहीं देना होता आपको। ग्रांट मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसे, भामाशाह टाइप से समझ लो आप, तो ग्रांट गवर्नमेंट को मिल गई, ठीक है, तो ये इनकम हो गई। अब ये याद रखना आप हमेशा प्रीलिम्स के लिए कि जो लोन होता है ना, लोन, ये तो हमेशा आता है कैपिटल में, क्योंकि लोन की जो यूजुअली अवधि होती है वो लेन देन की, वो 1 साल से ज़्यादा होती है। लेकिन इस लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना, ब्याज, वो हमेशा रेवेन्यू पार्ट में अपन कवर करते हैं या फिर काउंट करते हैं, ठीक है। ब्याज, क्योंकि ब्याज तो या तो मंथली होगा या क्वार्टरली होगा, हर 3 महीने में, या फिर हर 6 महीने में हो गया, साल में, इतना तो होता ही है ब्याज। तो ब्याज जो भी लोन का होगा वो रेवेन्यू में आएगा, और जो ब्याज, हाँ, और जो लोन होगा वो कैपिटल में आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और ग्रांट भी हम रेवेन्यू में काउंट करते हैं। 3 चीज़ें हो गई, देखो, एक लोन हो गया, ठीक है, इसका ब्याज हो गया, इंटरेस्ट, ओके, और एक ग्रांट हो गई, ठीक है। तो ये जो ब्याज और ग्रांट है वो हमेशा अपन रेवेन्यू पार्ट में कवर करते हैं, और लोन हमेशा कैपिटल पार्ट में कवर करते हैं। प्रीलिम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम, ठीक है। तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि रेवेन्यू की ब्याज और ग्रांट है, लोन हमारा कैपिटल में आएगा। अच्छा, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू में क्या होता है? गवर्नमेंट जितनी भी यार सैलरी दे रही है लोगों को, पेंशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, मैं जैसे उज्ज्वला योजना में भी 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, वैसे 1100 का मिलता है। अब ये जो बाकी के जो बचे हैं 600 रुपये, ये गवर्नमेंट ही तो दे रही है, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया गवर्नमेंट का राजस्व में, ठीक है। और गवर्नमेंट कहीं से लोन भी लेती होगी, मान लो गवर्नमेंट ने बाहर से लोन ले लिया, आईएमएफ से लोन ले लिया, उस पर भी तो ब्याज जा रहा होगा। अब आईएमएफ से जो लोन लिया वो तो कैपिटल इनकम में आ जाएगा, लेकिन जो ब्याज जा रहा है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा ना। जा रहा है और ब्याज है, तो जा रहा है तो एक्सपेंडिचर, और ब्याज है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड। और ग्रांट टू स्टेट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी अपने अशोक गहलोत जी को कुछ ग्रांट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो वो भी, क्योंकि ग्रांट मैंने क्या बोला था, ग्रांट हमेशा रेवेन्यू पार्ट का हिस्सा होता है या रेवेन्यू का पार्ट होता है, तो वो इसमें आ गया एक्सपेंडिचर में, क्योंकि सेंटर का तो एक्सपेंडिचर हो रहा है ना, स्टेट को फिर वो इनकम में आ जाएगा। स्टेट का यदि हम बजट देखेंगे ना, तो ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम यूनियन, तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये अपन पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, अपन सेंटर की बात कर रहे हैं। कैपिटल पे आते हैं, कैपिटल में इनकम भाई मैंने क्या कहा था, लोन। अब लोन यदि गवर्नमेंट ले रही तो वो भी इनकम ही तो हुई ना इसके पास, मान लो आईएमएफ से ले रही है या फिर कहीं यहीं से ले रही है, मार्केट से उठा रही है, मार्केट से कैसे उठाती है हम आगे बात करेंगे, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ने मान लो कोई भी पीएसयू खड़ा कर दिया,
मान लो बीपीसीएल ही खड़ा कर दिया, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, ठीक है, बीपीसीएल खड़ा कर दिया तो इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब लेकिन इसका मान लो स्टेक या शेयर बेच रही है गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटी को, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। अब डिसइन्वेस्टमेंट भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। एक आप याद रख लेना, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, रणनीतिक विनिवेशन, ठीक है। वो क्या होता है भाई, कुछ नहीं, फैंसी नाम कर दिया है, कुछ नहीं, प्राइवेटाइजेशन होता है भाई साहब। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट तो ये होता है कि मान लो गवर्नमेंट के पास किसी भी कंपनी के मान लो 100% शेयर है, मान लो बीपीसीएल के 100% शेयर है, ठीक है। इसमें से मान लो 10% शेयर किसी को, रतन टाटा जी को या फिर अंबानी जी को बेच दिए। अब गवर्नमेंट के पास 90% शेयर रह गए और 10% टाटा जी के पास हो गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। ये 10% बेचने से गवर्नमेंट को पैसा मिला ना, वो कैपिटल इनकम हुई, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन इस 100% में यदि टाटा को 60% या 51% तक बेच दे तो वो हो गया स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। 51% गया मतलब प्राइवेट हो गई कंपनी भाई साहब। अब गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं थी उसमें, पब्लिक कंपनी नहीं बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो भी यार गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। फॉर एग्जांपल पीएम गति शक्ति योजना हो गई। फॉर एग्जांपल अभी कल परसों ही अपने मोदी जी ने क्या 508 जो रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करेंगे, वो रिनोवेशन करेंगे। उसमें 55 रेलवे स्टेशन अपने राजस्थान के भी, इसके लिए बहुत हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा खर्च करी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। लोन, मैंने क्या बोला था, लोन हमेशा कैपिटल में आता है। तो लोन गिवन, यार स्टेट गवर्नमेंट को लोन भी तो दे सकती है यूनियन गवर्नमेंट, तो वो लोन कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट, देखो डिसइन्वेस्टमेंट में तो पैसा आ रहा था क्योंकि हम शेयर बेच रहे थे, गवर्नमेंट शेयर बेच के पैसा कमा रही थी। इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है कि मान लो कोई कंपनी खड़ी कर रही है तो गवर्नमेंट का पैसा लगेगा, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा आपको, बजट का पार्ट, रेवेन्यू, कैपिटल, इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब आ जाओ, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है भाई, कुछ नहीं, जितनी रेवेन्यू में इनकम हुई माइनस रेवेन्यू में एक्सपेंडिचर, ये वाला पार्ट, रेवेन्यू वाला पार्ट उठाओ बजट का, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, या उल्टा ही बोल दो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम, वो तो ठीक है, माइनस में आ जाएगा। माइनस में मतलब आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है इनकम से, तो वो रेवेन्यू डेफिसिट हो गया। मतलब कुछ नहीं, रेवेन्यू इनकम माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, राजस्व घाटा। अब भाई साहब प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, ये प्लीज मानने के चांस बहुत ज़्यादा है। प्रभावी में क्या होता है मान लो स्टेट यूनियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने गहलोत जी को ग्रांट दे दी साहब। ग्रांट किसका पार्ट होता है, रेवेन्यू का। मोदी जी का खर्चा हुआ क्योंकि दे दिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गया, ठीक है, ये ग्रांट हो गया, ग्रांट टू स्टेट्स। मान लो 5,000 करोड़ रुपए गहलोत जी को ग्रांट दे दी, ठीक है साहब, दे दी। इस 5,000 करोड़ में से सॉरी 3,000 करोड़ रुपए तो गहलोत जी ने क्या किया, सैलरी वगैरह में, ये जो सब्सिडी दे रहे हैं गैस सिलेंडर की, या फिर महंगाई राहत कैंप में, इन सब में खर्चा कर दिया। लेकिन 2,000 करोड़ की गहलोत जी ने क्या किया, एक तो पुलिया बना दी साहब, एक हॉस्पिटल बना दिया, एक स्कूल बना दिया। अब एक बात बताओ, मोदी जी ने तो ग्रांट दिया था, तो ग्रांट तो रेवेन्यू पार्ट में आ गया, लेकिन गहलोत जी ने 3,000 ही रेवेन्यू पार्ट में खर्च किए, बाकी 2,000 तो कैपिटल में खर्च कर दिए, पुलिया बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल बना दिया। तो इफेक्टिव ये होता है कि जो 2,000 रुपये ना टोटल 5,000 में से ये घटा दो, ये साहब ये हो गया इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। क्योंकि कुछ जो खर्चा है वो कैपिटल एसेट क्रिएशन में काम आ जाता है, इसीलिए इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्योंकि कैपिटल में काम आ गया तो कैपिटल का पार्ट हो गया, तो इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट करना, अभी कमेंट कर दो फटाफट से, ताकि मैं बाद में इसको आराम से समझा दूंगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाते हैं बजट डेफिसिट। अब बजट डेफिसिट की मैंने ये 5-7 डेफिनेशन क्यों लिख दी भाई, मेरा माथा खराब हो गया। ये इसलिए लिख दी क्योंकि यार एनसीईआरटी में अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है, और एग्जाम में क्या है, दिमाग नहीं चलता। दिमाग एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन मान लो ये आ गई तो आपको याद रहनी चाहिए। समझा, मैं दूंगा आपको चीज़ें, लेकिन आपको डेफिनेशन सारी पता होनी चाहिए। बजट डेफिसिट क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, टोटल वे और टोटल प्राप्तियाँ, उस घटा दो उसमें से, ठीक है। अब फिजिकल डेफिसिट को देखो, आप गणित लगाते हैं अपन सीधा सीधा, क्योंकि अपने मैथ्स और रीजनिंग भी तो है आरएस प्री में। टोटल एक्सपेंडिचर को ऐसे रहने दो, माइनस टोटल रिसीट माइनस बोरोइंग, ठीक है। देखो टोटल रिसीट कहाँ से हुआ, एक तो यहाँ से हुआ इनकम और एक यहाँ से हुआ इनकम, ठीक है। तो इनकम में जैसे टैक्स हो गया, नॉन टैक्स हो गया, इंटरेस्ट, ग्रांट, सब कैलकुलेट कर लो, लोन वगैरह, उसमें से लोन वाला पार्ट हटा दो बस, ठीक है, तब फिजिकल डिफिसिट आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर को ऐसे रहने दो। अब टोटल रिसीट में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट दो होती है, माइनस बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग अपन ने वहाँ घटा दी थी, बोरोइंग को तो यहाँ रखो। टोटल रिसीट जो है कितना मिल रहा है उसमें रेवेन्यू और कैपिटल का पार्ट होगा, ये यहाँ पे लिख दिया। अब गणित लगाते हैं, देखो माइनस का साइन अंदर जाता है तो ये यहाँ पे ये माइनस ही रह जाएगा,
और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बोरोइंग में, ठीक है। तो फिजिकल डिफिसिट हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट प्लस बोरोइंग। और ये क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट क्या था, बजट ही तो था। तो बजट डिफिसिट प्लस बोरोइंग हो जाएगा। तो भाई समझ में आया तो ठीक, और मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं, या इस वाले फॉर्मूले को देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस ये जो टोटल रिसीट है, इसके दो पार्ट होंगे, एक तो रेवेन्यू पार्ट होगा, कैपिटल पार्ट होगा, दोनों को लिख दिया, माइनस बोरोइंग अपने लिख ही दिया था, ठीक है। वो जो दादाजी वो पूछ रहे हैं कि भाई हमें तो फिजिकल डेफिसिट इसलिए जानना है कि बता तू लोन लेके पड़ोसी से कितना लोन लेके आया है इस गाड़ी को खरीदने के लिए, तेरी इनकम तो 8 लाख रुपए है, तेरी एक्सपेंडिचर टोटल 11 लाख है, तो मुझे ये जानना है कि भाई साहब लोन कितना लिया तुमने इस साल। यही तो अपने खड़गे जी पार्लियामेंट राज्यसभा में खड़े होकर मोदी जी से पूछते हैं कि फिजिकल डिफिसिट बताओ, खर्चा तो आप कर रहे हो, आप तो सारे ही कर रहे हो, रेलवे स्टेशन ला रहे हो, वो कर रहे हो, हमें ये बताओ आपने कितना कमाया भाई साहब, ये लोन लोन लेके देश को बर्बाद करोगे क्या। वैसे ये दादाजी अपने बेटे को पूछ रहे हैं, तो इसीलिए फिजिकल डिफिसिट हम कैलकुलेट करते हैं। तो कुल मिला के फिजिकल डिफिसिट बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग होता है। मतलब ये आपको पता लगवाता है कि आपने कितना रुपए उधार लिए हैं, बोरो कितने किए हैं। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, एक एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला भी है, फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट प्लस बोरोइंग। ये बजट ही तो था, यहाँ से इसको तोड़ोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट तो आएगा। और ये एक फॉर्मूला आप कौन सा याद रख लेना, ये वाला, ये इसको भी समझ लेते हैं। देखो रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट माइनस बोरोइंग था, ठीक है। अब ये कैपिटल रिसीट में से बोरोइंग घटाएंगे तो क्या आएगा, सॉरी हाँ, अरे यार ये क्या हो गया इसको, हाँ इसको क्लियर कर देता हूँ मैं फटाफट से। हाँ, तो कैपिटल रिसीट में से बोरोइंग घटाएंगे तो नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, मतलब डेट क्या होता है, लोन ही तो होता है। तो वो जो कैपिटल रिसीट जो कि नॉन डेट थे, जो लोन लेके नहीं आए थे, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट से आ गया, किसी भी तरीके से आ गया, लोन वाला पार्ट हटा दो बस। तो फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, ये ब्रैकेट में रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। बस ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आप रट लो इनको। तीन डेफिनेशन आपको रटनी है, फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग, ठीक है। बजट डेफिसिट को खोलेंगे तो क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, ठीक है। और ये वाला नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट वाला, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेट वाले पार्ट को हटा रहे हैं, बोरोइंग को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, अब ये पूरी कन्वर्सेशन चल रही थी दोनों बाप बेटों के बीच में, अपनी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है नारी शक्ति, वो पीछे गेट के पीछे खड़े होकर देख रही थी। अब दादाजी भाई साहब जैसे ही 3 लाख का डिफिसिट आया, दादाजी भड़क गए कि क्या है, तो कमाता वमाता है नहीं। फिर इन्होंने बुलाया इसको कि यार आप ना एक तो बुद्धू, आप उनको अच्छे से नहीं बता रहे, 3 लाख का खर्चा बता दिया, आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने 20 साल पहले लोन लिया था, उसका हम ब्याज पे कर रहे हैं, इसलिए 3 लाख का आया था, हमारा तो 1.5 लाख का ही है खर्चा, ऊपर से बजट जो गड़बड़ा है हमारी वजह से तो 1.5 लाख का ही गड़बड़ा है, 1.5 लाख का तो आपने जो ब्याज लिया था उसका। तो ये बोलता हाँ यार बात तो सही है, ताकि ये बताऊंगा तो थोड़ा दादाजी का गुस्सा शांत होगा। ठीक वैसे ही पार्लियामेंट में होता है, मोदी जी क्या बोलते हैं खड़गे जी को कि भाई साहब आपके जो 60 साल में आपने लोन लिए थे ना उसका खर्चा भी तो हम उठा रहे हैं, उस पर भी तो ब्याज दे रहे हैं, तो इसलिए प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट किया जाता है। फिजिकल डिफिसिट तो हो गया, अब फिजिकल डिफिसिट में से घटा दो इंटरेस्ट टू बी पेड बाय प्रीवियस लोन, जो पिछली वाली गवर्नमेंट ने लोन लिया था उस पर भी तो ब्याज हम चुका रहे हैं, तब जाके प्राथमिक घटा आएगा, ताकि गवर्नमेंट थोड़ा सेफ खेल सके, गवर्नमेंट बता सके कि भाई हमारा खर्चा इतना नहीं है, देखो ठीक है। ये समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। फिजिकल प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट टू बी पेड बाय प्रीवियस लोन्स, पिछले वाले लोन्स पे जो ब्याज पे किया जा रहा है। अब फटाफट से थोड़ी डेटा देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है, डेटा से डायरेक्ट नहीं आता भाई। डेटा से ऐसे क्वेश्चन आता है कि फिजिकल डिफिसिट लगातार बढ़ रहा है, 5 सालों से नहीं बढ़ रहा। देखो पहले 3.5 था, 3.4, ये बढ़ते बढ़ते 9.2 हो गया, फिर घटा, ठीक है ठीक है। और प्राइमरी डिफिसिट हमेशा कम होगा फिजिकल डिफिसिट से, ये भी क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी फिजिकल डिफिसिट से ज़्यादा होता है प्राइमरी डिफिसिट ज़्यादा, क्योंकि प्राइमरी डिफिसिट में तो घटा दिया ना इंटरेस्ट टू बी पेड, तो प्राइमरी डिफिसिट हमेशा कम होगा। मान लो फिजिकल डिफिसिट 10 है तो प्राइमरी डिफिसिट 2 है, तो 8 ही तो होगा ये फिजिकल प्राइमरी डिफिसिट, ठीक है। इंटरेस्ट टू बी पेड 2 है तो ये 8 हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलते हैं, ये हो गया साहब, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेना। अब यहाँ पे आपको डेटा याद रखना है, एक तो ये वाला, ठीक है, कि बजट 2022-23 था ना, उसमें बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट दोनों लगभग सेम थे, ठीक है। बजट एस्टीमेट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जब बजट लाती है तो अगले साल का बताती है कि हमारा फिजिकल डिफिसिट इतना रहने वाला है, एस्टीमेट करती है। फिर जब अगले साल आती है
तो पिछले साल का बताती है कि देखो रिवाइज एस्टिमेट हमने 6.4 बोला था और देखो हमारा 6.4 ही रह गया, तो ये रिवाइज एस्टिमेट होता है। एक्चुअल क्या होता है जब वो पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसे काम की चीज़ नहीं है प्रीलिम्स की। बजट आता है अपने फरवरी में, अपना जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च 31 को, ठीक है। ये अब फरवरी में जब बजट आया तो गवर्नमेंट ने आगे का बताया, आगे मार्च मान लो 2022 की फरवरी का है, तो गवर्नमेंट ने मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का बता दिया साहब, ठीक है, कि हमारा इतना रहने वाला है। फिर आगे जब मार्च 2023 आया, फरवरी 2023 आया, अगला बजट आया, तो उन्होंने बोला कि देखो हमने इतना बताया था और इतना आया, तो ये रिवाइज एस्टिमेट हो गया। लेकिन अभी भी वो फाइनेंशियल ईयर तो खत्म नहीं हुआ ना, अभी तो मार्च 31 तक चलेगा, तो इसीलिए एक्चुअल बाद में आते हैं। ये भी पूरा एक्चुअल नहीं होता जब गवर्नमेंट बताती है ना कि पिछले साल का, अभी पूरा साल खत्म ही नहीं हुआ ना, अभी तो फरवरी में बजट आ गया, अगले वाला भी मार्च 31 को खत्म होगा, तो तीनों में ये डिफरेंस है साहब। एक्चुअल फिर बाद में आता है जब फाइनेंशियल पूरा खत्म हो गया मार्च 31 के बाद में, वो फिर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर जैसे भी करते होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक्चुअल बाद में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही करता होगा, ठीक है। तो ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, बजट एस्टिमेट, रिवाइज एस्टिमेट और एक्चुअल्स में। तो ये ध्यान रखना कि 2022-23 का लगभग 6.4 था, दोनों सेम थे लगभग, और आगे बजट अनुमान है 5.9, ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, तो ये ध्यान रखना 23-24 का बजट अनुमान है 5.9। अब ये परसेंटेज किस चीज़ की है, ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी है यार। जैसे फिस्कल डिफिसिट आपने, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, अपना जो फिस्कल डिफिसिट था लगभग 17 लाख करोड़ का आया था, मतलब जैसे वहाँ पे 3 लाख का घाटा था ना, घर में 11 लाख का चुका दिया था, 8 लाख अपने रेवेन्यू आया था, सिर्फ 3 लाख का घाटा था, वैसे ही गवर्नमेंट को 17.3 लाख का घाटा था, और जीडीपी अपनी लगभग 270 लाख करोड़ है, ठीक है, लाख करोड़ है, ठीक है, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 6.4% आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है ये। अच्छा, फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन ने जो टारगेट दिया है वो ध्यान रखना 4.5% का दिया है 2025-26 तक। अभी अपना लगभग वही 6.4 चल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना कि 15 फाइनेंस कमीशन का जो टारगेट है वो 4.5% का है। और स्टेट्स के लिए क्या टारगेट है, 3% रखो भाई स्टेट्स, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है 3% ऑफ जीएसडीपी, एचडीपी जो भी है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और कुछ रिफॉर्म करोगे ना, अब तो हम 0.5% का थोड़ा और छूट दे देंगे, जैसे आपने पावर सेक्टर रिफॉर्म कर दिया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो फिर या फिर हर घर नल से जल लगा दिया, तो फिर बोलेंगे कि चलो ठीक है यार 3.5% तक कर लेना आप घाटा, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो इस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट थोड़े इंसेंटिव भी दे देती है अच्छे अच्छे काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ इस स्लाइड में ये है कि ये बजट एस्टीमेट और रिवाइज एस्टीमेट लगभग 6.4 बराबर रहा था 2022-23 का। 23-24 का बजट एस्टीमेट 5.9 है। 25-26 का जो टारगेट है 4.5% है। स्टेट्स के लिए 3% है, प्लस 0.5% आप जा सकते हो यदि अच्छे काम करते हो तो। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बता दिया। एक्स्ट्रा बजट रिसोर्सेज की मैं आगे बात करेंगे, ठीक है। और ये घटता बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं कि बढ़ता ही जा रहा है या घटता ही जा रहा है, ठीक है। हाईएस्ट अभी 9.2 था 2021 में, और प्राइमरी डिफिसिट हमेशा कम होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं फटाफट से। अब भाई साहब, ये जो हमने बोल दिया कि घाटा हो रहा है सब कुछ है, लोन लेना पड़ रहा है, लोन लेती कहाँ से है गवर्नमेंट, ये बताओ आप। तो लोन लेने के भाई साहब गवर्नमेंट के दो तरीके होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। एक तो घर से पैसा उठा लो, घर से मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज रिलीज करती है इसमें मार्केट में, देश में विपणन योग्य गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल और केस मैनेजमेंट बिल। इनको आगे पढ़ेंगे अपन, टेंशन मतलब कुछ नहीं, ये एक कागज़ का टुकड़ा होता है, उस पर लिख के दे देती है गवर्नमेंट कि भाई इसे खरीद लो 2,000 रुपये में, ठीक है। इस पर हम 5% इंटरेस्ट रेट देंगे। तो अब लोग खरीद लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा थोड़ा ना डूबता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं डूबती है यूजुअली, ठीक है। मतलब श्रीलंका वगैरह कोई हो तो, वेनेजुएला हो तो अलग बात है, लेकिन अपने जो इंडियन गवर्नमेंट है इसकी काफ़ी अच्छी साख है, ठीक है। तो लोग खरीद लेते हैं 2,000 रुपये में कि 5%, और इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है मान लो 5 साल है, तो 5 साल बाद में आपको 5% इंटरेस्ट रेट के साथ मान लो 2,500 रुपये आपको मिल गए। तो इस तरीके से गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठा लेती है। तो ये हो गया विपणन योग्य। दूसरा नॉन मार्केटेबल, मतलब मार्केटेबल का मतलब मैं इस जो कागज़ के टुकड़े को मैं अपने दोस्त को बेच सकता हूँ कि यार तू ले ले, ये 2,000 रुपये दे दे मुझे, तो मुझे नहीं चाहिए इंटरेस्ट, तू ले लेना गवर्नमेंट से इंटरेस्ट प्लस ये जो इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसने किसी और को बेच दिया। इस तरीके से ये विपणन योग्य मार्केटेबल है। लेकिन कुछ होती है जो विपणन नहीं होती, वो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे नाबार्ड को दे दिया, एक्जिम को दे दिया, वहाँ से पैसा उठा लिया। तो इस तरीके से वो, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, समझ लो बस कि दो होती है, मार्केटेबल और नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल अपने काम की है, बाहर से कैसे पैसा उठाते हैं, या तो इंस्टीट्यूट से उठा लो, जैसे IMF, जीका, वर्ल्ड बैंक। अब ये अपने इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ भाई साहब कि अब बाहर से कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशन है जो राजस्थान गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक है,
और जीका है, जीका जैसे राजस्थान रूरल वाटर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक ने डैम रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ड्रिप प्रोजेक्ट चलाया हुआ है। तो ये ध्यान रख लेना आप, एक बार इकोनॉमिक सर्वे देख लेना, पेज नंबर तो मुझे नहीं पता इसका, ठीक है। तो इस तरीके से बाहर से भी पैसा उठाती है गवर्नमेंट। और बाहर जैसे अपने इंडिया, एक मिनट इसको सही कर लेता हूँ मैं, हाँ, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंडिया के मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रिलीज की थी, वैसे यूएसए के मार्केट में भी तो कर सकती है, हालांकि हम नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिया गवर्नमेंट बाहर से पैसा नहीं उठाते, लेकिन वो भी एक तरीका है, कैपिटल मार्केट ऑफ फॉरेन नेशंस, ठीक है। कि वो जो रिसीट है, ये जो कागज का टुकड़ा है, वो अमेरिकन सिटीजन को जाके दे दिया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट लोन ले रही है, ठीक है। ये हो गया साहब। इन दोनों को मिला के बोलते हैं पब्लिक डेट, ये ध्यान रखना। सार्वजनिक ऋण किसे बोलते हैं? इंटरनल ऋण प्लस एक्सटर्नल ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण को। इसमें यदि मैं पब्लिक अकाउंट और ईबीआर जोड़ दूं तो उससे को बोलते हैं कुल देय, टोटल लाइबिलिटी। गवर्नमेंट का कुल देय कितना है, टोटल लाइबिलिटी कितनी है। पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट ने अंदर से कितना पैसा उठाया, बाहर से कितना पैसा उठाया, प्लस पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट मतलब देखो किसी की भी लाइबिलिटी क्या होती है, यदि मेरे पास कोई पैसे रख के चले जाता है, मेरी अलमारी मान लो 20,000 रुपये पड़े हैं अभी, ठीक है, तो वो मेरी लाइबिलिटी है, वो मेरा असेट थोड़ा ना है, मुझे तो देने हैं उसको, ठीक है। वैसे ही पब्लिक अकाउंट में गवर्नमेंट के पास पैसे होते हैं लोगों के, जैसे प्रोविडेंट फंड के पैसे होते हैं, स्मॉल सेविंग, मान लो किसी ने स्मॉल सेविंग में पैसे जमा करा दिए, डिफेंस फंड में पैसे जमा करा दिए, डिजास्टर फंड में पैसे जमा करा दिए, कुछ शेष है, ये सब लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट आर्टिकल 266 है। इस पब्लिक अकाउंट का फायदा ये होता है कि बार बार पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, बस एक बार जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था ना तब लेनी पड़ी है, उसके बाद में बार बार उसको खर्चा करने के लिए परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो ये पब्लिक अकाउंट के बारे में 3 चीज़ें याद रखना, हालांकि बजट में अपन अच्छे से पढ़ेंगे इसको। आर्टिकल 266 कौन कौन से होते हैं? डिफेंस फंड, डिजास्टर फंड, कुछ सेस होते हैं, जैसे रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस हो गया, एग्रीकल्चर सेस हो गया, हेल्थ सेस हो गया, ये सब इसमें जाते हैं। पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं ये, और फिर पब्लिक अकाउंट में चले जाते हैं ये सेस, ठीक है। प्रोविडेंट फंड ये सब हो गया, ठीक है, और इनमें परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस ईबीआर, ईबीआर क्या होते हैं भाई? ईबीआर होता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, वही चालाकी वाली बात कि गवर्नमेंट डायरेक्ट लोन नहीं लेती है, और गवर्नमेंट के जो गुर्गे हैं, जो पीएसयूज हैं, उनको बोलती है कि यार तुम लोन ले लो। जैसे मान लो बीपीसीएल ही है, बीपीसीएल यदि लोन लेके अपना काम चला रही है, अब है तो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ही वो, लेकिन डायरेक्ट गवर्नमेंट लोन ले ली तो उनको क्या है, पार्लियामेंट में डिबेट से बच जाते हैं वो कि फिजिकल डिफिसिट इतना कैसे हो गया। अरे भाई ईबीआर तो फिजिकल डिफिसिट में काउंट ही नहीं होता ना, तो वो क्या करती है कि पीएसयू को हम नहीं देंगे इस बार, पीएसयू तुम अपना अपना लोन ले लो, हमारा फिजिकल डिफिसिट पहले से ज़्यादा है। हालांकि अल्टीमेटली क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी हो तो गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है वो लोन और इंटरेस्ट तो, लेकिन वो बाद में फिर वो मीडिया की चर्चा में नहीं आता ना, वो चुपके से चुका देते हैं उसको। तो ठीक है, टोटल लाइबिलिटी क्या होगी? पब्लिक डेट मतलब अंदर और बाहर से कितना पैसा उठाया, प्लस पब्लिक अकाउंट जो मतलब जो जनता पैसा जमा करवाती है अलग अलग फंड्स में, प्लस ईबीआर एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स है, मतलब पीएसयू ने जो लोन लिया हुआ है मार्केट से, ये टोटल मिला के गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, और ये लगभग 55% है। 55% कैसे आया? देखो 155 लाख करोड़ है, किसकी है 55%? जीडीपी की। 155 लाख करोड़ है लगभग ये, बटा 270, तो लगभग 55% आता है। अब आप बोलोगे ये नियोन का माथा खराब हो गया भाई साहब, अभी ऊपर तो ये बोल रहा था कि 17.3 लाख करोड़ है फिजिकल डिफिसिट, यहाँ बोल रहा है 155 लाख करोड़ है। देखो डिफरेंस समझो लाइबिलिटी में और फिजिकल डिफिसिट में। टोटल लाइबिलिटी क्या होती है? ये तो टोटल लोन है भाई साहब, नेहरू जी ने जो लोन लिया था वो बकाया, वो भी काउंट हुआ है इसमें तो, या फिर अपने पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लोन लिया था, मतलब ये तो एक्यूमुलेटेड है, आज दिन तक का जितना भी लोन लिया हुआ 155 लाख करोड़ का है गवर्नमेंट का। और ये क्या है? फिजिकल डिफिसिट, ये अभी का लोन है, इस साल का। फिजिकल डिफिसिट हर साल के लिए काउंट होता है, ठीक है, कि 2022-23 में कितना अपना लोन लिया था, कितना बोरोइंग की थी, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इसीलिए 6.5% के आसपास था, लेकिन ये तो 55% है। और एफआरबीएम जो एक्ट है, एनके सिंह कमेटी, वो आगे पढ़ेंगे अपन, उसका टारगेट है 40%, आगे मैं बताऊंगा आपको, तब याद रखना है 55% है, जबकि होना चाहिए 40%। आगे चलते हैं साहब। अब ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, टी बिल और सीएमबी क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? अब गवर्नमेंट साहब पैसा उठाती है, पैसा कैसे उठाती है? वो कागज के टुकड़े रिलीज करती है मार्केट में। कौन रिलीज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे? आरबीआई। अब गवर्नमेंट थोड़ा ना ये सब करने बैठेगी, वो आरबीआई को बोल देती है कि हमारे नाम पे कागज के टुकड़े बना और बेच इनको, तो आरबीआई ऑक्शन करता है साहब, ठीक है। अब 3 टाइप के टुकड़े होते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल और गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के 3 टाइप है, ध्यान रखना। ये तो होते हैं मनी मार्केट का पार्ट, ये होते हैं कैपिटल मार्केट का पार्ट। मनी मार्केट का मतलब है जिनकी लेन देन 1 साल से नीचे में खत्म हो जाती है। कैपिटल मार्केट का मतलब है जिनकी लेन देन 1 साल से ऊपर तक चलती है, ठीक है। तो दो तो सीएमबी और ट्रेजरी बिल तो मनी मार्केट का पार्ट है, और गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है। समझ में आ गया, ठीक है।
ये जो केस मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल है वो सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली बी इश्यूड बाय यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये केस मैनेजमेंट बिल जो मनी मार्केट का पार्ट है और ट्रेजरी बिल है वो सिर्फ मोदी जी इशू कर सकते हैं। जबकि ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी है ना, ये तो अपने गहलोत जी भी कर सकते हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट वाले कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब आगे चलते हैं। केस मैनेजमेंट बिल क्या होता है? जब गवर्नमेंट को छोटे टाइम के लिए 90 दिन से कम के लिए पैसा चाहिए होता है ना, तो वो मार्केट में केस मैनेजमेंट बिल उतार देती है आरबीआई की सहायता से। ठीक है, 2010 में स्टार्ट हुआ था और ये सब एसएलआर के पार्ट हो सकते हैं। एसएलआर क्या होता है ये अपन आगे पढ़ेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, एसएलआर सीआरआर सब पढ़ेंगे अपन। तो ये सब एसएलआर का पार्ट है। मतलब इनको मान लो किसी बैंक ने खरीद लिया सीएमबी, गवर्नमेंट को मान लो 10,000 करोड़ रुपए चाहिए थे, गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ रुपए दे दिए किसी बैंक को, सॉरी ये सीएमबी दे दिया, 10,000 करोड़ रुपए उठा लिए। वो बैंक क्या बोलेगा आरबीआई को, क्योंकि जो एसएलआर है उसकी रिक्वायरमेंट 18% है, तो गवर्नमेंट वो जो बैंक के काउंट करवा सकता है आरबीआई को कि देखो भाई मेरे पास ये केस मैनेजमेंट बिल पड़ा है तो एसएलआर की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब ये आगे पढ़ेंगे अपन, अभी समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं। ठीक है, तो 90 दिन तक पैसा चाहिए होता है तो केस मैनेजमेंट। जैसे 91 दिन भी हुए, 91 डेज भी हुए, तो वो ट्रेजरी बिल कहला जाता है भाई। तो ट्रेजरी बिल 2-3 टाइप के होते हैं। 91 डेज के लिए पैसा उठाना हो, 182 दिन के लिए पैसा उठाना हो, 364 दिन के लिए पैसा उठाना हो। अब ये दोनों की खासियत ये है कि इन पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता, जो खरीद रहा है उनको उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो भाई पागल है क्या कि पैसा भी दे रहा है गवर्नमेंट को, ब्याज भी नहीं मिल रहा, तो कोई क्यों खरीदेगा। ये होता है इश्यूड एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। अब ये क्या चीज़ हो गई, ये भी जिन्हें जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं, इनको क्या होता है, ये जो कैश मैनेजमेंट ट्रेजरी बिल इस पर लिखा होता है अमाउंट कि ये है भाई साहब 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का ये। अब इस पर इंटरेस्ट जीरो मिलता है तो कोई क्यों खरीदेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसको फेस वैल्यू होती है, इसको जो लिखा होता है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, इसके डिस्काउंट पे बेच देती है। जैसे मुझे खरीदना है तो गवर्नमेंट बोलेगी 90 रुपये में ले ले भाई, और जिस दिन मेच्योर होगा मान ले 90 दिन के बाद में 100 रुपये में खरीद लेंगे हम वापस। तो एक तरीके से इंटरेस्ट ही हो गया वो तो। ठीक है, जैसे मुझे 100 रुपये का सीएमबी लेना है, गवर्नमेंट बोलेगी 90 रुपये में दे रहे हैं, 90 रुपये मैंने खरीद लिया और 100 रुपये में मैंने बेचा, तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 10 रुपये बटा 90, 90 में खरीदा था इंटू 100, ये अब मेरे पास टोटल इंटरेस्ट मिल गया मुझे। 90 होगा नीचे, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने खरीदा 90 में था। ये थोड़ा अपने मैथ्स रीजनिंग में काम आ जाता है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक तरीके से ये प्रॉफिट ही हो गया मेरा। ठीक है, तो कितना हो गया प्रॉफिट, 100 में 9 का भाग दे दो, लगभग 10-11% हो गए, 11% हो गया, तो 11% प्रॉफिट मिल गया। तो इस डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं मिलता, वो बस जितना लिखा होता है उस पर कम मूल्य पे वो आपको दे देते हैं, डिस्काउंट पे दे देते हैं, ताकि जब आप फेस वैल्यू प्राप्त करो तो आपको उतना पैसा उतना प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, ये दोनों की खासियत होती है केस मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल। ये कभी फेस वैल्यू पे डिस्काउंट आ जाए तो घबराना नहीं है, यही वाली बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये दोनों एसएलआर के लिए एलिजिबल होते हैं। इवन ये तीनों सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एसएलआर के लिए एलिजिबल होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी, ये इस पर नहीं होता फेस वैल्यू पे, इस पर तो सीधा सीधा इंटरेस्ट रेट लिखा होता है। इस पर क्या लिखा होता है कि 100 रुपये का है, 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगी और 5 साल बाद में ये मेच्योर हो जाएगा। तो मतलब मुझे हर साल 6% का इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट से मिलता रहेगा। तो इस पर तो सीधा सीधा, अब इंटरेस्ट रेट भी फिक्स्ड या फ्लोटिंग होती है। फिक्स्ड मतलब अगले 5 साल तक 6% मिलती रहेगी तुझे, या फ्लोटिंग मतलब यार इन्फ्लेशन से रिलेटेड है कि इन्फ्लेशन इतना होगा तो इतनी मिलेगी। इन्फ्लेशन मान लो 7% हो गया तो मेरा तो नुकसान हो गया, तो ये बोलते हैं कि इन्फ्लेशन प्लस 2% मिलेगा आपको। मान लो कभी इन्फ्लेशन 6% हो गया तो आपको 8% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगी। और मान लो इसे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड बोलते हैं कि इन्फ्लेशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चेंज होती जाती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं समझना, ये समझ में आ गया कि इन पे इंटरेस्ट रेट होती है, इन पे इंटरेस्ट रेट नहीं होती है, डिस्काउंट पे होते हैं। ठीक है, और ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड है 1 साल तो ही, 1 साल से ऊपर तो होना ही होना है, लेकिन इनकी जो लॉन्ग टेन्योर होते हैं 5 से 40 साल तक के होते हैं। तो इस तरीके से गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाती है। अब फटाफट से एक बॉन्ड यील्ड का कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं। बॉन्ड यील्ड क्या होता है, ये जो भाई साहब मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा था इस पर मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है वही बॉन्ड यील्ड है। बस भूल जाओ इस बात को, बॉन्ड यील्ड खत्म। कि बॉन्ड यील्ड इज द प्रॉफिट इन इन्वेस्टर अर्न ऑन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, कि मैं 6% का इंटरेस्ट या प्रॉफिट कमा रहा हूँ। मान लो मैंने गवर्नमेंट का 1000 रुपये का बॉन्ड खरीदा और मुझे 1500 रुपये 5 साल के बाद में रिटर्न मिले, तो ये 500 रुपये का जो प्रॉफिट है ना, 500 रुपये प्रॉफिट बटा 1000 इंटू 100, ये बॉन्ड यील्ड हो गई भाई साहब। अब बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये बात भी रट लो। अब ये मैं समझा देता हूँ कैसे होती है। एक बात बताओ रे भाई, गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट बॉन्ड जारी किया,
अब मान लो ये बहुत ज़्यादा पैसे में मिल रहा है मुझे, प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा है, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। देख मैंने प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था, 1500 रुपये मुझे मिले, माइनस 1000 रुपये मैंने खरीदा था, बटा 1000 रुपये मैंने खरीदा था, इंटू 100, ये मेरा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। ठीक है, लाभ, ये सब अपने मैथ्स रीजनिंग में मैं बता दूँ आपको, ये हो गया। अब एक बात बताओ, ये 1000 रुपये में खरीदा था ना, इसकी प्राइस बढ़ जाए, मान लो 1200 हो जाए, गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई साहब ये जो कागज़ का टुकड़ा है 1200 का है अब, तो मेरा तो प्रॉफिट कम हो गया ना, पहले 500 प्रॉफिट था, अब 300 रुपये हो गया। तो इसीलिए प्रॉफिट हो जाए, बॉन्ड यील्ड क्या है, बॉन्ड यील्ड प्रॉफिट ही तो है, तो प्रॉफिट का इन्वेस्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्राइस का इन्वेस्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ही बॉन्ड की प्राइस बढ़ती जाएगी, मतलब बॉन्ड महंगा होता जा रहा है, तो मेरा तो प्रॉफिट कम होता जाएगा। वो कागज़ का टुकड़ा पहले 1000 रुपये में था, 1200 में मिल रहा है भाई साहब। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यदि गवर्नमेंट, अब कैसे कैसे चेंज होती है, मान लो गवर्नमेंट के बॉन्ड की डिमांड बढ़ गई, गवर्नमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मोदी जी फोड़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी। मोदी जी फोड़ रहे हैं मतलब गवर्नमेंट में ट्रस्ट है लोगों का, मतलब कोई भी इन्वेस्ट करना चाहेगा गवर्नमेंट के बॉन्ड में कि भाई ये गवर्नमेंट तो नहीं डूबेगी, इसमें पैसा लगाओ मस्त। और ये अपनी जो मान लो जीडीपी ग्रोथ रेट 5 से 6% है, मान लो 8% है, बोलेंगे यार यहाँ अच्छा रिटर्न है यार। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि डिमांड बढ़ती जा रही है बॉन्ड की। तो अब सीधी सी बात है, एक मान लो गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड है, अब उसको 10 जगह से भाव मिल रहा है, तो उसके तो भाव वैसे ही बढ़ जाएंगे ना, जैसे ही डिमांड बढ़ी भाव बढ़ गए। या फिर आपका बॉयफ्रेंड है, उसको 10 जगह से भाव मिल रहा है, तो वो तो भाई साहब वो वाली चीज़ होगी। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है भाई साहब, भाव बढ़ते जाते हैं। तो डिमांड इंक्रीज होती है तो सेलिंग प्राइस इंक्रीज होती है। गवर्नमेंट बोल रही है कि 1000 रुपये में था, लेकिन हमारे पास खरीदने वाले 50 हैं, 70 हैं तेरे जैसे, हम तो 1500 में बेचेंगे, जो करना है कर ले। तो अब भाई साहब डिमांड जैसे इंक्रीज हुई, सेलिंग प्राइस इंक्रीज, और सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा कि 15 मान लो 1400 में बेच दिया और 1500 में वापस रिटर्न मिलेगा, तो 100 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ आप तो डिमांड जैसे इंक्रीज होती है, बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होती है, बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होती है, प्रॉफिट डिक्रीज होता है, प्रॉफिट ही तो बॉन्ड यील्ड है, वही वाली चीज़ होगी। अब बताओ, अब ये सब कब होता है, जब इकोनॉमिक बूम आ जाए, बहुत अच्छी इकोनॉमी चल रही है, तो क्या होगा, बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो प्रॉफिट घटेगा, मतलब बॉन्ड यील्ड घटेगी। मतलब इकोनॉमिक बूम में यील्ड क्या होगी, घटेगी। लिख लो ये सब चीज़ें, एग्जाम में पता नहीं दिमाग चले नहीं चले, अभी तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। रिसेशन, मंदी है तो गवर्नमेंट पे विश्वास कम है, तो गवर्नमेंट का बॉन्ड कोई नहीं खरीदेगा, गवर्नमेंट का बॉन्ड कोई नहीं खरीदेगा, तो गवर्नमेंट के पास 1000 रुपये में लेने के लिए कोई नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी यार, 800 रुपये में दे देते हैं, 800 रुपये में ले रहे हैं, 1500 रुपये में बिक रहा है, तो अपने आप ही प्रॉफिट बढ़ गया। तो रिसेशन में बॉन्ड यील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वो वाली चीज़ है जो रिसेशन होता है, सॉरी इकोनॉमिक बूम होता है, वो इन्फ्लेशन होता है। हमेशा ध्यान रखना इकोनॉमी में कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मतलब अच्छा, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इकोनॉमिक बूम है, तो वही यील्ड घटेगी। तो ये बस ये दो याद रख लेना, बाकी सब चीज़ें हो जाएगी इससे, यील्ड से। बाकी और भी मैं 50 तरीके से इन्फ्लेशन को वो कर सकता हूँ, रिलेट कर सकता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। फेडरल रेट, बाहर की फेडरल रेट मतलब यूएसए का कुछ रेट चेंज करता है, तो जैसे ही पता है यूएसए फेडरल रेट को हाइक करता है ना, तो होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ आपको। अमेरिका ने अपनी फेडरल रेट हाइक कर दी, तो यहाँ अमेरिका के कुछ इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है, तो फिर वो वहीं पे कमाने लग जाएंगे कि यार जब अमेरिका ही अच्छा पैसा दे रहा है, तो वो निकल निकल के भागने लग जाएंगे यहाँ पे, एफआईआई या एफडीआई वाले। ठीक है, जब वो भाग के निकलने लग जाएंगे, तो यहाँ का जो बॉन्ड शेयर मार्केट है वो गिर जाएगा। शेयर मार्केट गिर जाएगा तो बॉन्ड मार्केट की तरफ लोग देखने लगेंगे, ये दोनों पैरेलल में चलते हैं। ठीक है, जैसे शेयर मार्केट गिरता है, लोग बॉन्ड मार्केट की तरफ देखने लग जाते हैं, तो बॉन्ड की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और वही वाली बात है, जैसे डिमांड इंक्रीज जो है, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो फेडरल रेट बढ़ने से प्रॉफिट क्या हुआ, बॉन्ड यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और सेंट्रल बैंक की रेट्स वही सेम चीज़ है, जैसे सेंट्रल बैंक रेट को हाइक करता है, ठीक है, सेंट्रल बैंक रेट को हाइक करता है, मान लो रेपो रेट को हाइक कर दिया, तो फिर जो लोग हैं, लोग बॉन्ड को क्यों खरीदेंगे, बैंकों में जाके पैसा जमा कराएंगे, क्योंकि बैंक मान लो पहले 7% ब्याज दे रहा था, अब 8% दे रहा है, और गवर्नमेंट इतना ब्याज देती नहीं है यूजुअली। ठीक है, तो अब लोग अपनी जो सेविंग है वो बॉन्ड में नहीं लगा के किधर लगाएंगे, ऐसे सोचना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें सोच के, ताकि एग्जाम में ऐसे सोचना है आपको। तो मान लो रेपो रेट बढ़ गई, रेपो रेट क्या होती है वो अपन आगे समझेंगे। रेपो रेट वो होती है जिससे बैंक ब्याज पे पैसे लेते हैं आरबीआई से। मान लो रेपो रेट बढ़ गई, 7% हो गई, तो बैंक ना बैंक क्या करेंगे, अब आरबीआई से तो पैसा कम लेंगे और लोगों से पैसा ज़्यादा लेंगे। अब लोगों से ज़्यादा पैसा लेंगे तो लोग वहाँ पे पार्क करना शुरू कर देंगे, लोग वहाँ पे पैसा पार्क करना शुरू कर देंगे, तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड है उनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो क्या होगा, प्रॉफिट
प्राइस कम हो जाएगी, प्राइस कम होगी तो यील्ड बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपने को सोचना है। समझ में आ गया होगा? और मैं आपको क्लियर कर दूंगा, यदि नहीं समझ, आप सोच सोच के देखना और मैच करवा के देखना कि आप सही सोच रहे हो क्या, नहीं तो फिर अब मैं हुई। आगे चलते हैं साहब। वेज बाय प्राइवेट, अब ये तो गवर्नमेंट तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने तो ये 3 कांड कर लिए, कैश मैनेजमेंट बिल कर लिया, ट्रेजरी बिल कर लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड। अब प्राइवेट प्लेयर्स कहाँ से पैसा ले? मान लो मैं एक कंपनी खड़ी करता हूँ, ठीक है, अब मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे शॉर्ट टर्म यदि पैसा चाहिए तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर और प्रोमिसरी नोट, वचन पत्र, वाणिज्यिक पत्र और विनिमय पत्र ये इश्यू करूंगा। और यदि मुझे लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए तो मैं बॉन्ड या डिबेंचर इश्यू करूंगा। और यदि मान लो किसी को पार्टनर बनाना है तो मैं इक्विटी या शेयर मार्केट में जाके अपने शेयर बेच दूंगा कि 10% शेयर के मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो इस तरीके से 3 तरीके से पैसा उठाते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एग्जाम में पता है सवाल क्या आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, निम्न में से कौन सी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है? तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल पेपर, प्रोमिसरी नोट्स, ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर के शॉर्ट टर्म है। उसके अलावा ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म है, लेकिन ये सारे 5 शॉर्ट टर्म ही है। और लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, डेटेड सिक्योरिटी और बॉन्ड एंड डिबेंचर, ये लॉन्ग टर्म है। और इक्विटी शेयर मार्केट भी लॉन्ग टर्म में काउंट होती है। ये वैसे कैपिटल मार्केट का पार्ट ही नहीं है, तो अलग ही इक्विटी मार्केट है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सब कुछ। बॉन्ड और डिबेंचर में क्या फ़र्क है? अब यार वो आपके जानने की जरूरत है नहीं, कुछ ज़्यादा खास है नहीं। मतलब यूजुअली ऐसा बोलते हैं कि डिबेंचर क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ज़्यादा दिनों के लिए पैसा यदि उठाना हो तो डिबेंचर होते हैं। बाकी और कोलेट्रल मेनली होता है कि बॉन्ड के साथ, इनमें से दोनों के साथ एक के साथ कोलेट्रल चाहिए होता है, लेकिन प्रीलिम्स में बिल्कुल काम का नहीं है। अपन बाद में मेंस में अच्छे से पढ़ लेंगे यदि काम का होगा तो। ठीक है, ट्रस्ट करो मेरे पे, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही आएगा। अब ये भाई साहब फिस्कल डिफिसिट, दादाजी इतना क्यों चिल्ला रहे थे? क्या दिक्कत है? फिस्कल डिफिसिट हो जाने दो ना, बढ़िया लोन लेके। चारों का थ्योरी क्या बोलती है? ऋणम कृता घृतम यथा जीवते सुखम जीवते ऋणम कृत्वा घृतम पित्वा। जब तक जियो सुख से जियो, लोन लो घी पियो। ये चारोका की थ्योरी बोलती है। एथिक्स भी हम पढ़ेंगे कभी। तो गवर्नमेंट क्यों टेंशन ले रही है भाई? टेंशन लेने वाली बात इसलिए क्योंकि एक तो रेटिंग डाउनग्रेड हो जाती है। गवर्नमेंट की जो बॉन्ड है उसको अलग अलग एजेंसीज रेट करती है कि भाई AAA रेट की है। ठीक है, जैसे अब वो घर को रेट करेंगे लोग कि भाई साहब ये जो शर्मा जी है ना, इनके घर पे तो 3 करोड़ का कर्जा है, तो रेटिंग डाउन हो गई भाई साहब घर की। वैसे ही अपने पार्लियामेंट की, अपने देश की भी रेटिंग डाउन हो जाती है। तो अपनी अभी जो रेटिंग है वो Baa3 चल रही है। और जब रेटिंग जब डाउनग्रेड हो जाती है तो लोन उठाना और भी मुश्किल हो जाता है। IMF से लोन उठाना मुश्किल हो जाता है, इवन मार्केट से लोन उठाना मुश्किल हो जाता है। मैं देखूंगा कि यार किसी गवर्नमेंट की रेटिंग घटती जा रही तो मैं उस गवर्नमेंट में क्यों इन्वेस्ट करूंगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी के 3 करोड़ और ही लोन है, तो शर्मा जी का पड़ोसी क्यों लोन देगा उनको? या लोन देगा तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा कि शर्मा जी आप पहले कर्जे में डूबे, मुझे विश्वास नहीं, मैं तो भाई साहब 10% इंटरेस्ट रेट पे दूंगा, आपको लेना हो तो लो। अब शर्मा जी की गरज है, पहले रेटिंग डाउन है, कोई लोन दे नहीं रहा तो लेना ही पड़ेगा। यदि रेटिंग अच्छी होगी, AAA रेटिंग जैसे USA की है, तो वो क्या करेंगे? अरे तू मत दे भाई वर्मा, तू मत दे, मैं तो गुप्ता सीधा के ले आऊंगा, बहुत सारे हैं मुझे तो देने वाले, तो मैं तो 3% इंटरेस्ट रेट दूंगा। तो रेटिंग का इतना गेम होता है। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन भाई, आप वो ऋणम करता हो गतम पित्वा, चलो तुमने तो पी लिया, लेकिन आपके जो पोते हैं वो कहाँ से घी पियेंगे? वो तो कर्ज में डूब के मर जाएंगे, तो वो दिक्कत है। तो फ्यूचर ग्रोथ रुक जाती है, लेस स्कोप ऑफ ग्रोथ। ठीक है, क्योंकि यार अब फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है तो आपको फिजिकल कंसोलिडेशन मेजर्स लेने पड़ेंगे, आपको पैसा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो फिर ग्रोथ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, पुलिया नहीं बना सकते, एजुकेशन नहीं कर सकते, तो फिर दिक्कत हो जाती है। इरोजन ऑफ ट्रस्ट, वही वाली बात है, रेटिंग डाउनग्रेड हो गई तो ट्रस्ट गया तो गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड ही डिक्रीज हो जाएगी। तो अब गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड डिक्रीज हो गई तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे में वो सेम चीज़ देनी पड़ेगी। मतलब कि यार 1000 रुपये का बॉन्ड था, उसको अब 800 रुपये में ही देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। मतलब वो डे ट्रेड में फंसती जाती है गवर्नमेंट। ठीक है, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यार रुपी वीक हो जाता है। जैसे ही फिजिकल डिफिसिट बढ़ता जाएगा, गवर्नमेंट का ट्रस्ट घटेगा, डॉलर और रुपी में ये खेल चलता रहता है। तो रुपी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है। जैसे ही डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट गड़बड़ा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये अपन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। लेकिन रुपी कमजोर हो जाता है। मतलब कुल मिला के बात यार इकोनॉमिक्स में ट्रस्ट की है, विश्वास की है, लेन देन की है, डिमांड सप्लाई की है। जिसकी डिमांड ज़्यादा, इकोनॉमिक्स में क्या, लाइफ में भी यही तो है, जिसकी डिमांड ज़्यादा उसके भाव ज़्यादा, जिसकी डिमांड कम है उसके भाव कम, सिंपल सी बात है। अब आते हैं डेट। अब ये जो अलग अलग टाइप के डेट है उनके एक बार, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल पूछता है कि लॉन्ग टर्म डेट ज़्यादा है या शॉर्ट टर्म डेट ज़्यादा है। ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म डेट जो अपन लॉन्ग टर्म में उठाते हैं ना, ये गवर्नमेंट, ये वाले गवर्नमेंट बॉन्ड और ये जो स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड बोलते हैं इनको, जो अशोक गहलोत और ये, तो ये है ना, ये ज़्यादा है। गवर्नमेंट जो कैश मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल को इश्यू करके कम पैसा उठाती है, लंबा पैसा उठाती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म चाहिए, ध्यान रखना। एक तो दूसरा क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी ज़्यादा है एक्सटर्नल लाइबिलिटी से। मतलब गवर्नमेंट घर से ज़्यादा पैसा उठाती है, बाहर से IMF वगैरह से तो बहुत कम 5% ही पैसा उठाती है। अंदर से भाई साहब लोगों से, देश के लोगों से 95% पैसा उठाती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंटरनल लाइबिलिटी ज़्यादा है गवर्नमेंट की, एक्सटर्नल ज़्यादा है? इंटरनल ज़्यादा है। ठीक है,
और स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा लोन उठाती है टोटल मिला के, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब यार इतनी सारी अपने स्टेट्स हैं, 28-29 राज्य हैं, तो ये कुल मिला के यदि इनका अपन लोन का सम करें तो ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का एक्यूमुलेटेड लोन है वो ज़्यादा होता है यूनियन गवर्नमेंट से। 3 चीज़ याद रखना, लॉन्ग टर्म ज़्यादा है, शॉर्ट टर्म से स्टेट ज़्यादा है इससे यूनियन से, और इंटरनल ज़्यादा है एक्सटर्नल से। अब आ जाते हैं, अब एक बात बताओ, इस डिफिसिट को फाइनेंस कैसे करें आप, इसका इलाज क्या है। 3 तरीके के इलाज होते हैं, या तो आप मार्केट से बोरो कर लो, लेकिन मार्केट से बोरो करने में मान लो कर्जा हो गया ना, जैसे वो घर में 3 लाख का कर्जा था तो मार्केट से बोरो कर लो। दिक्कत है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यदि क्राउडिंग आउट या हाशमान प्रभाव का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने यदि मार्केट से पैसा खींच लिया तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए पैसा कम पड़ जाता है। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए खींच लिए मार्केट से, अब लोगों के पास पैसा कहाँ बचेगा। 1 लाख करोड़ रुपए तो गवर्नमेंट में इन्वेस्ट कर दिए। अब कोई कंपनी आईपीओ आती है या फिर कोई कंपनी बैंक के पास लोन लेने जाती है, अब बैंक तो बोलेगा, या फिर आईपीओ में लोग बोलेंगे पैसा ही नहीं है साहब, हमने तो गवर्नमेंट को दे दिया। तो फिर वो प्राइवेट प्लेयर्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, इसे ही क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, धड़ाधड़ी से प्रिंट क्यों नहीं कर देते मनी, कि जैसे घर में तो चलो 3 लाख की प्रिंटिंग मशीन नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पास तो आरबीआई है भाई साहब, 3 लाख रुपए प्रिंट करके खत्म करो ना मामला। लेकिन वही है, डिमांड सप्लाई का गेम है। यदि 3 लाख आपने एक्स्ट्रा, ये जो 17.3 लाख करोड़ है मान लो, या आपने प्रिंट करके भरपाई कर दी, तो 17.3 लाख करोड़ ज़्यादा पैसा हो गया मार्केट में प्रिंट करके। ज़्यादा कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लड़कों की डिमांड ज़्यादा होती नहीं है, अवेलेबल होते हैं, भाव ही नहीं खाते। अब भाव खाना चाहिए लड़कों को ताकि उनकी डिमांड बढ़ती रहे। तो वही वाली चीज़ है, अब प्रिंट मनी है वो अवेलेबल है, अवेलेबल तो उसको कोई नहीं पूछेगा, तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। मतलब जो चीज़ 1 रुपये की आ रही थी पहले, वही चीज़ 5 रुपये की आएगी अब, क्योंकि पैसा ही पैसा है, सबके पास पैसा है। मान लो एक ब्रेड का टुकड़ा है, 5 जने बोलेंगे कि इसके तो 5 रुपये मैं दूंगा, तो फिर लड़ाई होगी। 1 रुपये में कोई वो दुकान वाला ही बोलेगा या 5 रुपये इसकी कीमत। तो इस तरीके से हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, और इतना हो जाता है, जैसे ये वेनेजुएला, ये जिम्बाब्वे का मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2007-8 में हाइपर इन्फ्लेशन था। ये भाई पता है क्या लेने जा रहा है, ये ब्रेड लेने जा रहा है इतने पैसों से। अब अपने कबाड़ी को भी बेचेंगे ना, रद्दी भी, तो भी इस कागज़ के टुकड़े से अपने ब्रेड आ जाएगी, लेकिन इसको भी ब्रेड नहीं मिली थी, इसको वापस लौटना पड़ा था। तो उन्होंने इतना पैसा वो कर दिया था, मतलब इतना डीवैल्यू हो गई थी उनकी करेंसी की। $1 की जो कीमत है वो 500 अरब वेनेजुएलन करेंसी हो गई, जिम्बाब्वियन करेंसी हो गई थी। बताओ भाई साहब यार। तो जो फेमस एग्जाम्पल है हिस्ट्री में हाइपर इन्फ्लेशन के, एक बार ग्रीस में हुआ था, अरे यार एक मिनट, ग्रीस में हुआ था, वेनेजुएला में हुआ था, जिम्बाब्वे में हुआ था। इस तरीके से चलते रहते हैं। थैंकफुली इंडिया ने अभी ऐसा कुछ नहीं देखा है और देखेंगे भी नहीं हम। वी आर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, ठीक है। या फिर टैक्स इंक्रीज करो, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं तो टैक्स इंक्रीज क्यों नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, करते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा टैक्स इंक्रीज नहीं करते। लाफर करो मना करता है। अभी लाफर करो क्या है, पहली बात तो हमारे क्या काम का, वो डायरेक्ट पूछेगा कि लाफर करो किससे रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है या फिर इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड। सिंपल सी बात है, लाफर करो टैक्स से रिलेटेड है। टैक्स से रिलेटेड कैसे, लाफर करो बोलता है कि यदि टैक्स रेट को बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो घटेगा। और ये देखो होता क्या है, गवर्नमेंट ने मान लो कॉर्पोरेट पे, मान लो मेरी कंपनी है, गवर्नमेंट इस पे 18%, क्योंकि एजुकेशन कंपनी है तो 18% गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है। मान लिया, बहुत अच्छी बात है, मैं बढ़िया कमाऊंगा, 18% गवर्नमेंट को दूंगा। 100 रुपये में कमा रहा हूँ, 18 रुपये गवर्नमेंट को दूंगा, मस्त जो 82 रुपीज़ है मैं अपने जेब में रख के मस्त रहूँगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट लालच आ गया, गवर्नमेंट ने क्या कहा कि यार ऐसा करते हैं ना यार, बढ़िया कमा रहा है ये, 30% कर देते हैं, ठीक है। मैं 100 रुपये कमा रहा था, 30 गवर्नमेंट को दिए, 70 रुपये, ठीक है, मैं खुश हूँ, थोड़ा सा ना खुश हूँ लेकिन ठीक है। मैंने कहा चला पूरे गवर्नमेंट को फिर लालच आएगा, गवर्नमेंट यार 70% कर देते ना यार चुपके से, तो गवर्नमेंट 70%, अब मैं क्यों कमाऊँगा यार, 100 रुपये कमा रहा हूँ, 70 रुपये गवर्नमेंट के दे रहा हूँ, 30 रुपये मेरे पास है, उसमें मेरा खर्चा हो जाता है, तो मैं कमाना ही बंद कर दूंगा, जो मैं कंपनी बंद करके भाग जाऊँगा। तो अब गवर्नमेंट को कितना पैसा मिल रहा है, 0 रुपये। जब कंपनी बंद हो गई भाई साहब तो 0 मिलेगा। या तो मैं ऐसा करूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, टैक्स चोरी करने लग जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा ही नहीं कि मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, तो उससे भी 0 मिलेगा। तो एक पॉइंट के बाद में लोग ना या तो टैक्स इवेजन शुरू कर देते हैं या फिर कंपनियां बंद हो जाती है, तो इसलिए घटता जाता है। और एक पॉइंट से कम, मान लो गवर्नमेंट सिर्फ 2% ही टैक्स ले तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा ही नुकसान है, तो इतना कम भी नहीं रखना चाहिए। तो लाफर कर यही बोलता है कि बीच में एक ऐसी कोई रेट आएगी, मान लो 0 से 18% एक ऐसी रेट है, एग्जाम्पल है 18%, तो जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा। इससे ज़्यादा आप बढ़ाओगे तो या तो टैक्स इवेजन होगा, चोरी होगी, या कंपनियां बंद हो जाएगी तो टैक्स घटेगा। इससे कम रखोगे तो वैसे ही पैसा कमाएगा, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को बताता है लाफर करो कि किस तरीके से आपको टैक्स रेट रखनी है। आगे चलें,
अब ये सब हो गया। अब एक बात बताओ, ये जो घर में बेटा था, बहू थी और दादाजी थे, घर में एक पटेल भी होना चाहिए ताकि वो बताए आपको कि आपको करना क्या है, अगले साल का बजट कैसे मैनेज करें। तो वो पटेल का नाम है FRBM एक्ट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। वो क्या बोल रहा है पटेल कि आपकी जिम्मेदारी है फिजिकल को सही रखने की और बजट को मैनेज करने की। तो ये आया था 2003 में आया था, हाँ 2003 में आया था, और टारगेट 2008 के रखे थे इन्होंने। तो ओरिजिनल टारगेट आप बस एक याद रख लेना कि इन्होंने ओरिजिनल टारगेट ये रखा था कि फिजिकल डेफिसिट 3% GDP का होना चाहिए और 2008 तक अचीव कर लेना है, और रेवेन्यू डेफिसिट को तो जीरो ही करना है भाई साहब। तो ये दो ओरिजिनल टारगेट याद रख लेना, हालांकि बहुत आउटडेटेड है लेकिन पूछ ले, मान लो किस्मत ही खराब हो तो, ठीक है। तो ओरिजिनल FRBM एक्ट के टारगेट दो हैं, या और भी टारगेट है लेकिन अपने को दो ही काम किए, फिजिकल डेफिसिट 3% और रेवेन्यू डेफिसिट 0% करना था 2008 तक। लेकिन कभी अचीव हुआ नहीं, देखो बात सच्ची है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कुछ आ गया। तो उसके लिए स्केप क्लोज होता है कि आप पॉइंट, मान लो FRBM एक्ट में लिखा हुआ था कि मान लो वॉर हो गई, पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई, कोई कैलामिटी आ गई, मान लो कोरोना ही आ गया, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आ गए, जैसे GST लाए। तो जब भी हम कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं इकोनॉमी में, अब इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी को हाथी बोलते हैं, एलिफेंट, ठीक है। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी आप GST ला रहे हो तो यार हलचल तो मचेगी। जो उद्योग धंधे हैं वो थोड़े स्लो होंगे, क्योंकि किसी को GST कार्ड बनवाना है, किसी को क्या करना है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होते हैं तब भी गवर्नमेंट को थोड़ा उस इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो आप 0.5% चलो ठीक है, 3 की जगह 3.5 तक चले जाना यार। एग्रीकल्चर आउटपुट, अपने तो इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर आउटपुट लगभग 45% लोग अपने एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो मान लो मानसून खराब हो गया इस बार, तो भी गवर्नमेंट 0.5% तक स्केप कर सकती है। तो ये स्केप क्लोज समझ में आ गया, स्केप क्लोज क्या, डरना नहीं है एग्जाम में स्केप क्लोज से, ठीक है। अब डायरेक्ट ये सवाल पूछता है, अब ये समझने का कुछ नहीं, इसमें रटना है कि 3 डॉक्यूमेंट FRBM एक्ट में 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। ये डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा डॉक्यूमेंट FRBM एक्ट में है या कौन सा नहीं है। तो एक तो होता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, व्यापक आर्थिक ढांचा विवरण, दूसरा है मीडियम टर्म मध्य अवधि राजकोषीय नीति, और तीसरा है फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी, राजकोषीय नीति रणनीति। ये 3 डॉक्यूमेंट है, ये याद कर लेना, मैक्रो इकोनॉमिक, मीडियम और फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी, व्यापक आर्थिक, मध्य अवधि और राजकोषीय नीति रणनीति। ये 3 डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं FRBM एक्ट में। अब ये सब कुछ सही चल नहीं रहा था, देखो सच्चाई ये कभी टारगेट अचीव नहीं कर पाई। तो फिर आए नंद किशोर जी, NK सिंह जी, बहुत फोड़ो आदमी है भाई साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, इनके घर में सारे IAS है, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई क्या है, इनका विकीपीडिया पेज पढ़ के दिमाग खराब हो गया था मेरा तो, ठीक है। इनको जापानीज सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है, ठीक है। तो नंद किशोर जी आए, उन्होंने कहा कि देखो भाई साहब, मैं एक और आपको देता हूँ, आप डेट टू GDP पे भी ध्यान दो कि मतलब टोटल इंडिया का डेट टू GDP रेशियो इंडिया प्लस स्टेट का 60% होना चाहिए, उनमें 40% सेंटर का होना चाहिए और 20% स्टेट का होना चाहिए। अभी कितना है, फटाफट से कमेंट करके बताओ, इंडिया का कितना है। इंडिया का भाई 55% है ना, अभी ऊपर बताया था ना मैंने आपको, 155 लाख करोड़ में 270 का भाग दिया था। तो इसको वो बोल रहे हैं कि 55 से 40 पे लाओ भाई साहब, ठीक है। और स्टेट का टोटल मिला के 20% होना चाहिए, टोटल मिला के। अब मुझे फटाफट से आप कमेंट करके बता दो कि राजस्थान का डेट टू GSDP रेशियो कितना है, ठीक है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इकोनॉमिक सर्वे के 214 पेज नंबर पे लिखा हुआ है इंग्लिश वाले पे, ठीक है। फटाफट से आप इस वीडियो को पॉज करो और फटाफट से लिख के बताओ, ये आ सकता है एग्जाम में। इन्होंने एक बायोन्सी क्लोज भी दिया, ठीक है। स्केप क्लोज तो ठीक है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप 0.5% तक ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, लेकिन आपको बायोन्सी क्लोज भी तो रखना है। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, ग्रोथ रेट लगातार 3 साल से बहुत तगड़ी चल रही है, तो आपको 3% से 2.5% ही रखना है। फिर आप मजे ही मजे थोड़ा ना ले सकते हो। आपने बोल दिया कि GST आ गया साहब, आपने बोल दिया कोविड आ गया साहब, तो हमको ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से तो कुछ नहीं आ रहा, बढ़िया ग्रोथ रेट है, तो आप इसको 2.5% ही करो। तो बायोन्सी क्लोज इसे बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बायोन फोर्स है ना जो ऊपर तैराता है आपको, तो ऊपर भी आपको तैरना पड़ेगा यदि आपको वो करना है तो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 2 टर्म है, फिजिकल समय, राजकोषीय समेकन और प्रोत्साहन। समेकन मतलब अरे एक तरीके से समेट रहे हैं, जो गलतियां हो गई, 6.5% फिजिकल डेफिसिट हो गया, उसको कम कैसे करें, कंसोलिडेट कर रहे हैं, समेट रहे हैं, एकत्रित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। गलतियां हो गई उसको। और स्टिमुलेशन मतलब स्टिमुलेट करना, किसी को स्टिमुलेट करना मतलब ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, कुल मिला के बात ये, ग्रोथ को बढ़ाना मतलब पैसा ज़्यादा खर्च करें। कुल मिला के बात ये है, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा कि इनमें से क्या क्या चीज़ें करने से फिजिकल कंसोलिडेशन होता है, या फिर इनमें से क्या क्या चीज़ें करने से फिजिकल स्टिमुलेशन होता है। मतलब ग्रोथ किससे बढ़ती है, पैसा फूंकने से ग्रोथ बढ़ेगी ना, पैसा इंजेक्ट करने से, और पैसा मार्केट से आप खींच लोगे तो आप एकत्रित कर रहे हो पैसे को, या फिर फिजिकल को कंसोलिडेट कर रहे हो, ठीक है। अब बात आते हैं
मतलब फिजिकल कंसोलिडेशन इज रिड्यूस एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल फिजिकल डेफिसिट, और इसमें एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर लेते हैं। अब कैसे कैसे, या तो आप टैक्स की एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाओ तो आपके पास पैसा आ गया ना ज़्यादा, या फिर आप फ्री बीज, यार जो भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट क्या जरूरत है, नहीं मत दो, मतलब मैं नहीं बोल रहा, मैं तो बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। या फिर आप कुछ भी मान लो फ्री बीज में क्या लोन दे दिया आपने, लोन माफ़ी कर दी, ये सब फ्री बीज ही है, तो ये मत दो आप, तो आपका फिजिकल कंसोलिडेशन हो जाएगा। सब्सिडीज़ को रेशनलाइज करो, रेशनलाइज मतलब आपने सबको सिलेंडर 500 रुपये में दे दिया, नहीं सबको मत दो, उन्हीं को दो जो बीपीएल है, तो रेशनलाइज कर दिया आपने, ठीक है। लॉस मेकिंग पीएसयू जो आप उस पर खर्चा करते जा रहे हो यार, उसको प्राइवेटाइज करो, उसको बेच दो, वो खर्चा वो जाने, प्राइवेट कंपनी जाने। या ऑस्टेरिटी मेजर्स, ऑस्टेरिटी मेजर्स होते हैं कि गवर्नमेंट खुद भी खर्चा कम करे यार, कि मोदी जी चार्टर प्लेन में जा रहे हो उसकी बजाय BMW में ही चले जाए, ठीक है। तो ऑस्टेरिटी मेजर्स, या फिर गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है उनमें यार खर्चा कम करो, बाहर से पानी आ रहा है, एक आरओ प्लांट लगा लो ना, क्या दिक्कत है, तो खर्चा बचेगा। तो इस तरीके से ऑस्टेरिटी मेजर्स भी होते हैं। और फिजिकल स्टिमुलेशन मतलब ग्रोथ इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। टैक्स रेट को डिक्रीज कर दो या कट कर दो टैक्स रेट को, जैसे टैक्स रेट कम होगी तो कॉर्पोरेट या फिर लोगों के पास, मान लो मैं 5% इनकम टैक्स दे रहा हूँ, अब 2% इनकम टैक्स है, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा बच गया ना, तो मैं उसको खर्च ही करूँगा, तो फिजिकल स्टिमुलेशन अपने आप हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करो आप भर भर के, इन्वेस्टमेंट करोगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसे होंगे, लोगों के पास पैसे होंगे तो ग्रोथ बढ़ेगी, स्टिमुलेट होगा। आत्मनिर्भर भारत स्कीम, इसमें भी तो बहुत सारी स्कीम्स थी, लोगों को डायरेक्ट 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे अलग अलग तरीकों से। पे कमीशन, मान लो 7th पे कमीशन से 8th पे कमीशन हो गया। 7th पे कमीशन मान लो किसी की तनख्वाह 50,000 थी, अब 8th पे कमीशन में उसकी तनख्वाह बढ़ के 60,000 हो गई, 10,000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा है ना, उसको खर्ची तो करेगा दीपावली के दिन, तो ग्रोथ स्टिमुलेट हो गई। पीएम गति शक्ति योजना, पीएम अमृत भारत स्टेशन स्कीम, जो 508 स्टेशन का पुनरोद्वार जीर्णोद्वार जो भी बोलते हैं उनको रिनोवेशन करवा रहे हैं, जिसमें 55 स्टेशन राजस्थान के, ठीक है। ये हो गया साहब फिजिकल कंसोलिडेशन, फिजिकल स्टिमुलेशन, ये हो गया अपनी फिजिकल पॉलिसी खत्म। अब आप बता दो फटाफट से कमेंट करके, आप रेस्ट ले सकते हो यहाँ पे, पानी वानी पी लो अच्छे से, वीडियो पॉज कर लो, मैं तो पॉज नहीं करूँगा, आप वीडियो पॉज कर लो। अभी तक जो भी चीज़ें समझ में आई हो तो भी कमेंट कर दो कि यार बहुत अच्छा पढ़ा है, नहीं आई हो तो आप गालियाँ भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सुनूंगा आपको और मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। आगे चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति साहब। अब फिजिकल पॉलिसी तो गवर्नमेंट की जो भी चीज़ें थी वो थी, मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक है, जो अपना आरबीआई है, वो कैसे मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है, वो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, वो कैसे इंटरेस्ट रेट के साथ खेलता है, उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मौद्रिक नीति उसे बोलते हैं। अब क्या क्या टूल है, 2 टाइप के टूल होते हैं साहब, मात्रात्मक उपकरण और गुणात्मक उपकरण। क्वालिटेटिव और यार ये दोनों की स्पेलिंग सेम हो गई, सॉरी, ये क्वांटिटेटिव होगा यहाँ पे, ठीक है, मात्रात्मक, क्वांटिटी मैं सही करके दे दूंगा आपको, क्वांटिटेटिव टूल क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं और ये क्वालिटी को चेंज कर रहे हैं। अब क्वांटिटेटिव टूल 2 टाइप के होते हैं, एक तो रिजर्व रेशियोज CRR और SLR, और रेट्स होते हैं रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, SDF। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा ये बताओ आप, तो सीधा एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से कौन सा मात्रात्मक उपकरण है मॉनेटरी पॉलिसी का, मौद्रिक नीति का। तो ये जितने भी रेशियो है CRR SLR, जितने भी रेट्स है रेपो, रिवर्स, MSF, SDF, ये सब मात्रा को चेंज करते हैं। मान लो रेट बढ़ा दी तो पैसा कम हो गया, तो मात्रा ही तो चेंज हुई है ना। मान लो मैंने SLR को बढ़ा दिया, मतलब गवर्नमेंट मतलब बैंक्स को ज़्यादा पैसा अपने पास रखना है, अपने पास रखना है मतलब मार्केट में पैसा कम हो गया तो क्वांटिटी कम हुई ना। जबकि क्वालिटेटिव व गुणात्मक उपकरण होते हैं मोरल सुएशन। मोरल सुएशन का मतलब नैतिक दबाव देता है यार, कि आरबीआई भाषण देता है, आरबीआई मीटिंग्स करता है उनको बैंक्स को कि यार पैसा अच्छे से खर्च करो वगैरह, तो वो आप क्वालिटी को कंट्रोल कर रहे हो उस पैसे की। आपने रेपो रेट तो कम कर दी, रेपो रेट मान लो आपने कम कर दी, लेकिन रेपो रेट कम करने के साथ बैंक को भी तो अपनी जो ब्याज दर है वो कम करनी चाहिए लोन के लिए, लेकिन बैंक करते नहीं है। तो फिर या तो झिड़की लगाएगा, आरबीआई फ़ोन करके बोलेगा एसबीआई के चेयरमैन को कि क्या है भाई, जब मैंने 6% से तुझे ब्याज देने में 5% कर दिया तो तुझे क्यों मरी आ रही है 5 से 4% करने में। तो ये मोरल सिचुएशन हो गया। लोन टू वैल्यू, ये सब आगे पढ़ेंगे क्या पता मैंने बताया नहीं बताया, मैं वही बता देता हूँ। लोन टू वैल्यू, जब फॉर एग्जाम्पल आप किसी दुकान पे गए, आपको आप किसी बैंक के पास गए, बैंक के पास गया, बोला कि भाई साहब 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। बैंक मैनेजर बोलेगा मैं तेरा चाचा थोड़ा ना लगता हूँ तुझे 10 लाख रुपए का लोन दे दूंगा, तू मुझे कुछ कोलेटरल ला, मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ, कुछ नहीं जानता। आप बोलो कैसी बात कर रहे हो, ये लो यार सोना, ठीक है 10 लाख रुपए का सोना लाया हूँ। अब वो बोलेगा देख भाई 10 लाख रुपए का सोना लाया, लेकिन मैं तुझे लोन 8 लाख का ही दूंगा, ठीक है, पूरे 10 लाख का नहीं दे सकता, 10 लाख का सोना तो गिरवी रख। तो ये लोन टू वैल्यू हो गया कि लोन टू वैल्यू,
हमेशा जब 2 आता है तो इसमें आप डिवाइड लगा देना हमेशा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत काम आता है कि डेट टू जीडीपी रेशियो, तो मतलब डेट डिवाइड बाई जीडीपी। ये काम आता है जब हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जीडीपी बढ़ने से डेट टू जीडीपी रेशियो घटेगा या बढ़ेगा, तो आप क्या करोगे, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब डेट बटा जीडीपी। अब जीडीपी बढ़ेगा मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये घटेगा टोटल, तो बस। और डेट बढ़ रहा है तो डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ रहा है। तो वैसे ही लोन टू वैल्यू, लोन डिवाइड बाई वैल्यू, तो लोन कितना है 8 लाख का, वैल्यू कितनी है 10 लाख की, तो ये लोन टू वैल्यू 8/10 हो गए। तो ये लोन टू वैल्यू हो गया। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जैसे पीएसएल, प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग, अपन कल पढ़ेंगे ये प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है। किसी जैसे गवर्नमेंट आरबीआई बोलता है कि भाई साहब आप 40 करोड़ का लोन दे रहे हो ना एसबीआई जी, तो आप इनमें से 20 करोड़ का लोन तो किसानों को दो। तो ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल हो गया कि आपने सेलेक्टिवली किसी एक सेक्टर को में पैसा इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये अब ये सब ये गुणात्मक है यार, मतलब आप पैसे को कितना पैसा दे रहे हो ये नहीं बोल रहा वो, 40 करोड़ में से किसको कितना दे रहे हो ये बोल रहा है, इसलिए गुणात्मक है ये, ठीक है, क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव अपन ने समझ लिया। अब सीआरआर और एसएलआर में अब सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। सीआरआर देखो होता क्या है, बैंक के पास कुछ कैश होते हैं, ठीक है, कुछ है कैश पड़ा है बैंक के पास, कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज पड़ी है, मान लो गवर्नमेंट बॉन्ड पड़ा है या फिर ट्रेजरी बिल पड़ा है बैंक के पास। क्योंकि गवर्नमेंट बैंक के पास आई थी और गवर्नमेंट ने बोला था कि ये कागज़ ले हमें पैसे दे दे, तो बैंक ने क्या किया था 2 लाख रुपए दे दिए थे गवर्नमेंट को, और साथ में उसको ट्रेजरी बिल मिल गया था, वो पड़ा हुआ है बैंक के पास लॉकर में, ठीक है। और क्या क्या पड़े हुए बैंक के पास, गोल्ड पड़ा हुआ है, एक आदमी आया था वो लोन ले गया और साथ में गोल्ड छोड़ के चला गया, जैसे अभी लोन टू वैल्यू में मैंने बताया था। ये सब बैंक के लॉकर में पड़े हुए हैं साहब। अब आरबीआई बोलता है कि भाई साहब ये जो सारा है ना आपके पास कैश पड़ा हुआ है या फिर बॉन्ड पड़ा हुआ है, ये सब आप ना लोन पे नहीं दे सकते सबको। आपके पास मान लो 10 लाख करोड़ रुपए पड़े, तो ये नहीं कि आपने 10 लाख करोड़ रुपए किसी को ब्याज पे दे दिए। क्यों? क्योंकि कल को कुछ गड़बड़ हो गई, सब लोग एक साथ पैसा मांगने आ गए जिन्होंने डिपॉजिट किया हुआ है, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ गई, वो फटाफट से वापस अपना ट्रेजरी बिल वापस ले रही है और पैसे मांग रही है, वो कर रही है। सॉरी ये तो उल्टा हो गया। गोल्ड, जो गोल्ड जमा करवा के गया है उसको वापस गोल्ड चाहिए अपना, तो आप कहाँ से दोगे? तो उसके लिए सीआरआर और एसएलआर, ताकि बैंक रन न हो। बैंक रन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बैंक रन वही होता है, बैंक रन ध्यान रखना, बैंक रन, बैंक रन, बैंक रन का मतलब होता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बैंक रन का मतलब होता है कि सारे लोग एक साथ पैसे मांगने आ गए तो बैंक की हालत खराब हो गई, वही बैंक रन है। बस देसी भाषा में समझो। उस सिचुएशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ये ऐसा करती है कि आपको 4.5%, अभी 4.5% है सीआरआर, इतना नगद में हमारे पास रख दो आरबीआई के पास, ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो हम दे देंगे आपको, ठीक है। तो मतलब इट्स लाइक अपने घर में जब हम छोटे थे तो मम्मी अपने गुल्लक के पैसे अपने पास नहीं रख लेती थी, कोई अपने रिश्तेदार लेके आएगी, मैं ज़रूरत पड़ूंगी तो आप तुम्हें दे दूंगी। तो वैसे ही 100 रुपये में से 100 रुपये मान ले इसके पास, बैंक के पास कैश है, तो उसमें से 4.5 रुपये आरबीआई अपने पास रखेगा। आरबीआई कोई इंटरेस्ट रेट नहीं देता इस पर कि मैं तो और भी रख रहा हूँ तेरी भलाई के लिए रख रहा हूँ। मम्मी थोड़ा ना इंटरेस्ट रेट देती थी अपने कि बेटा 4.5 रुपये दे दे, मैं बाद में 5 रुपये दे दूंगी, नहीं नहीं, ठीक है। और ये सीआरआर आरबीआई एक्ट के अंदर मेंशन है, ध्यान रखना। एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर मेंशन है, ठीक है। यार देखो मैं थोड़ा सा मैं गलत बोल गया हूँ, मैं करेक्ट कर ही लेता हूँ, इसमें शर्म क्या है। देखो आरबीआई एक्ट, और इससे मुझे एक चीज़ याद आई, जो सीआरआर का जो मेन पर्पज होता है ना यार, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना होता है कि मार्केट में कितना मनी जा रहा है। इसका जो मेन पर्पज ये नहीं होता कि बैंक रन को रोकना, बैंक रन को रोकने का मेन पर्पज ये होता है एसएलआर का, कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इससे याद आया मुझे भी, है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ये लिखा हुआ है कि बैंक रन की सिचुएशन को रोकने के लिए एसएलआर जैसा प्रावधान होना चाहिए। वो 18% होता है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट लिमिट 40% है, मतलब 100 रुपये में से मान लो 100 रुपये के कैश, गोल्ड और सिक्योरिटी, उनमें से मैक्सिमम 40% तक आरबीआई रोक सकता है। बैंक को खुद के पास ही रखना है, बस खर्च नहीं करने वो, ठीक है। ये हमेशा उसमें रहने चाहिए, उसके रिजर्व में रहने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और अभी 18% ही ध्यान रखना, अभी 18% है, ये सीआरआर 4.5% है। इसकी कोई लीगल लिमिट नहीं है, 100% भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली 100% थोड़ा ना होगा। 100% हो गया तो बैंक किसी को लोन दे ही नहीं पाएगा, तो मार्केट वैसे ही डाउन हो जाएगा, अपनी इकोनॉमी वैसे ही डाउन हो जाएगी। तो मार्केट में पैसा कंट्रोल करना है तो सीआरआर, बैंक रन को सिचुएशन को रोकने के लिए एसएलआर। ये सिर्फ कैश में होता है, ये कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होता है। ये आरबीआई अपने पास रखता है मम्मी की तरह, ये बैंक अपने पास ही रखते हैं, ठीक है।
वैसे याद रख लो आपको कि ये गोल्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कहाँ वहाँ ले जाएंगे इतना सारा ट्रक में भर के, तुम अपने पास ही रख लो, लेकिन अपने पास रख लो, कैश तो चलो ले जाएंगे। ऐसे याद करने का तरीका है, बाकी और कुछ नहीं है। आरबीआई एक्ट 1934 में, ये 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, इस पर कोई लीगल लिमिट नहीं होती। अभी 4.5 है, इस पर मैक्सिमम 40% आरबीआई लगा सकता है, करंट 18% है। यदि मेंटेन नहीं किया सीआरआर तो पेनल्टी लगेगी, मम्मी थप्पड़ मारेगी यदि उनको पैसा नहीं दिया तो, पेनल्टी यही है मम्मी की तो, ठीक है। आरबीआई कुछ परसेंटेज पेनल्टी लगाती है, इस पर कोई पेनल्टी नहीं है। इफेक्ट क्या होता है, अब देखो यार, यदि सीआरआर एसएलआर को डिक्रीज कर दिया है ना, मान लो सीआरआर पहले 4.5% था, अब 3% ही कर दिया, तो मतलब अब ज़्यादा ब्याज दे सकती है, ब्याज पे पैसा दे सकती है बैंक। मान लो बैंक के पास 100 रुपये थे, पहले आरबीआई ने कहा कि 4.5% तुम्हें हमें देना है, अब आरबीआई बोल रहे हैं 3% ही दे दो, तो 1.5% तो अब ज़्यादा बैंक के पास बच गया ना। इसको क्या करेगी वो, लोन में घुमाएगी, बैंक तो यही करती है। तो मतलब लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, लिक्विडिटी में तरलता, पैसा मार्केट में कितना है, तो यदि दोनों को डिक्रीज करते हैं तो तरलता बढ़ती है, और जब तरलता बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास देख, मान लो अब लोन सस्ता मिलने लग गया, मुझे लोन मिल गया मुझे, तो मैं क्या करूँगा, कार खरीदूंगा। अब ऐसे मेरे जैसे 1000 लोग हैं, वो सारे एक साथ शोरूम में पहुंच गए कार को खरीदने की, तो कार की डिमांड बढ़ गई, और जैसे ही मैंने कहा था डिमांड बढ़ते ही भाई साहब भाव बढ़ जाते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, सिंपल सी बात है। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट बैंक रन, वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। ये सब हो गया साहब। आगे चलते, मॉनेटरी पॉलिसी द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक टू मैनेज मनी सप्लाई, ये सब मैंने दोबारा लिख दिया है, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। रेट्स, ये तो हो गया सीआरआर एसएलआर रिजर्व रेशियोज। अब आते हैं रेट्स कौन कौन सी है। एमएसएफ, रेपो, रिवर्स रेपो, एचडीएफ। भाई घबराना नहीं है, पहली बात तो आपको कुछ नहीं है, बैंक और आरबीआई के बीच में खेल चलता रहता है, सिंपल सी बात है। ये एसबीआई बैंक है, ये आरबीआई बैंक है, ठीक है, ठीक है साहब। एसबीआई को पैसा चाहिए आरबीआई से, तो आरबीआई बोलेगा हाँ बिल्कुल दे देंगे, लेकिन कुछ सिक्योरिटी लाओ, हम कैसे विश्वास कर लें। तो एसबीआई बोलेगा हाँ यार ये भाई साहब ये गोल्ड है मेरे पास, या फिर ये गवर्नमेंट के बॉन्ड पड़े हुए हैं, ठीक है रख जाओ, 2% इंटरेस्ट रेट या जितना भी है, मान लो 6.5% इंटरेस्ट रेट लगेगा, यही रेपो रेट है, सिंपल सी बात है। जब बैंक्स को आरबीआई से पैसा उठाना होता है, द इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म लोन्स टू बैंक्स, कम समय के लिए, 1 दिन से लेकर 14 दिन के लिए, यदि मान लो एसबीआई को पैसा चाहिए, वो आरबीआई से पैसा उठा रही है, कितने इंटरेस्ट रेट पे उठा रही है, वही रेपो रेट है। बैंक को चाहिए पैसा, ध्यान रखना रेपो रेट में, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेट्रल रखती है वो, नॉन एसएलआर कोटा होना चाहिए, ध्यान रखना। जैसे ही एसएलआर कोटा, अब मान लो मैं बताता हूँ इसको, अभी बताता हूँ, अभी करंट कितना है रेपो रेट, 6.5% है। अब ये फैसिलिटी किस किस के पास अवेलेबल, बैंक्स कर सकते हैं, नॉन बैंक्स कुछ एनबीएफसी फाइनेंशियल कंपनीज है, इवन यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट भी रेपो रेट पे आरबीआई से पैसा उठा सकती है। गहलोत जी भी जाके बोल सकते हैं कि हमें पैसा चाहिए तो आरबीआई दे सकता है रेपो रेट पे, ठीक है। ये सबके लिए सुविधा अवेलेबल है रेपो रेट। अब मान लो एसबीआई के साथ ऐसा हुआ कि भाई साहब और पैसा चाहिए, तो आरबीआई बोलेगा हाँ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोलेट्रल लाओ। अब बोलेंगे कोलेट्रल तो हमारे पास खत्म हो गया, तो अब एसबीआई क्या बोलेगा कि यार हमारे पास कोलेट्रल तो नहीं है, लेकिन भाई साहब वो वाला कोलेट्रल पड़ा हुआ है थोड़ा सा, जो एसएलआर कोटा वाला है। क्योंकि एसएलआर कोटा में देखो, बैंक मान लो ये बैंक है, कुछ कैश है, कुछ एसएलआर कोटा वाली चीज़ें, और कुछ अलग से एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा जो बॉन्ड थे, गोल्ड थे, वो तो आरबीआई पे इसने कर दिए, कोलेट्रल दे दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलेट्रल एजे दे दी। अब फिर और पैसा चाहिए, अब आरबीआई बोलेगा कि कोलेट्रल चाहिए हमें, तो बोलेगा भाई साहब यार एसएलआर कोटा वाला है हमें पास। अब ये क्योंकि बैंक क्या मार्जिन पे खड़ा है, पैसा चाहिए ही चाहिए, मार्जिनल स्टैंडिंग, सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक है, मार्जिन पे खड़ा है बैंक, पैसा चाहिए ही चाहिए। तो आरबीआई बोलेगा कि चल ठीक है यार, वो 18% जो तूने अलग से रख रखे हैं एसएलआर कोटा में, वो वाली दे दे कोलेट्रल, लेकिन कोलेट्रल तो ऑन लगे। जब बैंक एसएलआर कोटा वाली सिक्योरिटी को एज ए कोलेट्रल काम में लेके आरबीआई से पैसा उठाता है, उसे एमएसएफ बोलते हैं, कुछ नहीं। रेपो के साथ एमएसएफ है और रिवर्स रेपो के साथ एसडीएफ है, सेम चीज़ है। जब आगे चलता हूँ, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई लेंड शॉर्ट टर्म ही है, सेम चीज़ है यहाँ तक। तो बैंक एसएलआर कोटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसमें सामान्य गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, इसमें एसएलआर गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी। अब एक बात बताओ, एमएसएफ ज़्यादा क्यों की रेपो रेट से हमेशा? अब क्योंकि उसको पैसा चाहिए, डिमांड है एसबीआई को, पहले तो उतनी नहीं थी, लेकिन अब तो उसको एसएलआर कोटा की, अब जैसे ही डिमांड बढ़ी तो भाव खाएगा आरबीआई। अब बोलेगा कि मैं 6.5% में देता हूँ, लेकिन मैं तो 6.75% में दूंगा तुझे, और तू वैसे ही यार एसएलआर कोटा तुझे 18% रखना था, अब तू वो भी हमें गिरवी रख रहा है, तू वो वाला नॉर्म फॉलो कर नहीं रहा एसएलआर का, तो तुझे पैसा चाहिए तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में देंगे। इसलिए एमएसएफ हमेशा क्या होती है, रेपो रेट से ज़्यादा होती है। वैसे ही रिवर्स रेपो रेट से
एचडीएफ बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये आप दोबारा रिवाइंड करके देख लेना, वापस रिपीट करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ बैंक्स को अवेलेबल होता है एचडीएफ एमएसएफ। रेपो रेट तो बैंक, नॉन बैंक, यूनियन, स्टेट सबको होता है, लेकिन क्योंकि यार बैंक्स ही तो एसएलआर कोटा रखते हैं, सिंपल सी बात है। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट तो एसएलआर कोटा रखती नहीं है, तो वही बैंक्स हो गया। एमएसएफ अच्छा, अभी एक नया नॉर्म आया 2018 से, बैंक रेट जो होती है एमएसएफ के बराबर होती है। बैंक रेट क्या होती है नहीं पता, ज़्यादा से ज़्यादा इतना प्रीलिम्स में आएगा कि एमएसएफ और बैंक रेट अभी बराबर है इंडिया में। हाँ बराबर है, ठीक है। बैंक रेट यार मैं थोड़ा पता है, मुझसे रुका नहीं जाता। एक तो बैंक रेट कुछ नहीं है, ये तो छोटे छोटे गेम है, 1 से लेकर 14 दिन का। जब किसी एसबीआई बैंक को ज़्यादा दिनों तक, 30 दिन के लिए, 2 महीने के लिए यदि पैसा चाहिए तो बैंक रेट पे उठाता है, और ज़्यादा दिनों के लिए चाहिए तो ऑफकोर्स ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा ना। मान लो मेरे दोस्त को मेरे से 2 दिन के लिए पैसा चाहिए 50,000 रुपये, मैं बोलूँगा यार ऐसे ही ले जा 2 दिन के लिए तो। लेकिन बैंक रेट में यार मुझे, मेरा दोस्त बोलेगा 2 साल के लिए चाहिए, तो मैं यार 2 साल के लिए तो 50,000 का तो ब्याज लूँगा मैं, सिंपल सी बात है। तो मैंने 0% ब्याज यहाँ बढ़ा के 10% कर दिया ना। वैसे यहाँ पे इन्होंने पहले कितना ले रहे थे, 6.5% ले रहे थे, लेकिन ये बढ़ा के इन्होंने 6.75 की 0.25% ज़्यादा लूँगा मैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या था, इसी का रिवर्स कर दो। अब क्या हुआ एसबीआई के पास खूब पैसा है। अब एसबीआई बोलता है आरबीआई साहब सुनो, मेरा ये ज़्यादा पैसा है यार, आप अपने यहाँ पे रख लो और ब्याज दे दो थोड़ा बहुत, तो यही ऐसा ही है। तो कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी उनके एक्स्ट्रा फंड को आरबीआई में पार्क करती है। अब आरबीआई पैसा रख रहा है, आरबीआई कहीं आगे घुमा के पैसा कमाएगा, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट देता है बैंक को, है ना। जैसे हम बैंक सेम वैसे जैसे कस्टमर बैंक में पैसा रखता है तो कस्टमर को सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट पे पैसा इंटरेस्ट रेट मिलता है ना। जैसे सेविंग अकाउंट मान लो 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, ठीक वैसे ही एसबीआई यदि आरबीआई में पैसा रख रहा है तो उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कितना मिलेगा, बहुत कम मिलता है, 3.3%। ऐसा ही तो होता है यार। देखो बाप का भी बाप मिलते हैं, सिंपल सी बात है। मैं आपको फटाफट से छोटा सा समझा देता हूँ। अपना कस्टमर का बाप है बैंक, और बैंक का बाप है आरबीआई, ठीक है। इसको बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं, ठीक है, बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं आरबीआई को। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी बोलते हैं। जब बैंक के पास पैसा नहीं होता तो आखिरी में आरबीआई ही काम आता है। अब देखो जब कस्टमर को बैंक से लोन लेना होता है, तो मान लो कार लोन लेता है, होम लोन लेता है, तो बैंक कितना मांगते हैं, 9%, 10%, क्योंकि कस्टमर की गरज है भाई साहब, सीधी सी बात है। लेकिन कस्टमर अपना पैसा बैंक में जमा करता है तो क्या क्या कितना इंटरेस्ट रेट मिलता है सेविंग अकाउंट पे, 4%, एफडी पे ज़्यादा से ज़्यादा 6-7%, ठीक है, क्योंकि गरज कस्टमर की होती है। लेकिन बैंक का भी बाप आरबीआई है। जब बैंक को पैसा चाहिए होता है रेपो रेट पे, तो कितना में दे रहा है, 6.5% में, ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है आरबीआई। लेकिन वही बैंक यदि आरबीआई में जाके अपना पैसा जमा करता है इंटरेस्ट के लालच में, तो कितना दे रहा है, 3.5% ही दे रहा है। तो वही सेम वाला गेम उसके साथ हो रहा है। इसीलिए सबके साथ अच्छे से रहो, सबके ऊपर वाला मिलता है, ठीक है। मैथिक्स भी पढ़ाने लग जाता हूँ एक तो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आगे चलते हैं। रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गई। इसमें भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेट्रल होती है। इसमें एसडीएफ में क्या होता है, कोलेट्रल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब देखो आरबीआई कोलेट्रल देता है इसको, एसबीआई को, क्योंकि एसबीआई ने पैसा जमा करा दिया, मान लो 5 लाख करोड़ रुपए जमा करा दिया आरबीआई में। अब एसबीआई धीरे से दबी आवाज़ में बोलेगा साहब हम 5 लाख करोड़ रुपए तो आपको दे रहे हैं, लेकिन यार कुछ कोलेट्रल तो दे दो, कुछ गिरवी तो रख दो यार हमारे यहाँ, क्या पता आप ही डूब जाओ तो। हालांकि इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन आरबीआई बोलता है कि चलो ठीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मेरे पास ये कोलेट्रल के रूप में रख लो। तो ये तो रिवर्स रेपो रेट में गेम होता है। लेकिन जब एसडीएफ होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इसमें आरबीआई बोलता है कि मैं कोलेट्रल भी नहीं दे रहा आपको, ठीक है। और कोलेट्रल नहीं दे रहा तो फिर करंट 6.5%, क्योंकि अब कोलेट्रल नहीं दे रहा तो ऑफकोर्स ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा आरबीआई को, तो 6.25% वो दे देता है फिर खुशी खुशी, ठीक है। बैंक एनबीएफसी पार्क दे एक्स्ट्रा फंड्स इन आरबीआई इंटरेस्ट रेट पे करता है, ज़्यादा पे करेगा रिवर्स रेपो रेट से, क्योंकि अब कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं पड़ रही है आरबीआई को, ठीक है। एक बस लास्ट कंसेप्ट है, पॉलिसी कॉरिडोर 0.5% होता है। एमएसएफ और एसडीएफ के बीच का जो गैप है ना, ये 6.75% और 6.25% के बीच का गैप है, उसे ही पॉलिसी कॉरिडोर हम बोलते हैं। कुछ नहीं, प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, एक तो किस किस के बीच का गैप होता है, एमएसएफ और एसडीएफ के बीच में, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बीच का गैप को बोलते हैं। कितना है अभी, 0.5% है, क्योंकि ये 6.75 ये 6.25 दोनों में से घटाएंगे तो 0.5%। बस आगे चलते हैं सीधा सीधा। अब इन रेट चेंजेस का क्या फर्क पड़ता है, बस होने वाला है एक स्लाइड और बची है, ठीक है। रेट चेंजेस का क्या फर्क पड़ता है, देखो जब भी पैसा मार्केट में जाता है उसे हम बोलते हैं आसान सस्ती ब्याज दरें विस्तारवादी नीति। ईजी मतलब पैसा आराम से मिल रहा है, चीप है पैसा, पैसे की कोई इज्जत ही नहीं है। डोविश
एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, जब हम इंजेक्ट करते हैं लिक्विडिटी, ये कैसे कैसे होता है मैं फटाफट, जब रेपो रेट डिक्रीज कर दो तो अब रेपो रेट डिक्रीज कर दिया तो बैंक्स को सस्ता ब्याज मिलेगा, सस्ता ब्याज मिलेगा तो बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे लोगों को सस्ते में, तो लिक्विडिटी इंजेक्ट हो गई। रिवर्स रेपो, अब ये ध्यान रखना, अब एग्जाम में ये कन्फ्यूजन हो जाता है भाई साहब कि मान लो एक ऑप्शन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज लिक्विडिटी इन द मार्केट या फिर इंक्रीज इन्फ्लेशन, दोनों बात सेम है, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप ही बढ़ेगा। एक ऑप्शन आ गया कि डिक्रीज रेपो रेट, दूसरा ऑप्शन आ गया डिक्रीज रिवर्स रेपो रेट। अब एग्जाम में दिमाग क्या बोलेगा कि यार दोनों में से एक ही होना चाहिए क्योंकि ये तो रिवर्स है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, दोनों को डिक्रीज करने से ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, उसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी बोलते हैं। क्यों, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यार। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जिस पे वो एक्स्ट्रा फंड पार्क कर रहे हैं, अब मान लो वो पहले 5% आरबीआई दे रहा था उनको, अब आरबीआई 3% ही दे रहा है, तो वो क्यों पार्क करेंगे, अब उसकी जगह वो गवर्नमेंट को देंगे, उसको जनता को देंगे, तो भी तो एक्सपेंसरी हो रही है। और रेपो रेट में क्या हो रहा है, रेपो रेट में पहले लोन मिल रहा था 3% में, अब लोन अब 2% में मिल रहा है, तो अब सस्ता लोन मिल रहा है बैंक्स को, तो लोन को आगे बढ़ाएगी, कस्टमर तक बढ़ाएगी, तो भी तो ध्यान रखना। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रट लो। ये सारी चीज़ें डिक्रीज होने से एक्सपेंसरी होती है, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को, एमएसएफ को, एसडीएफ को, बैंक रेट को, इनको जैसे ही हम डिक्रीज करेंगे मार्केट में पैसा ही पैसा होगा, क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ रेट बढ़ेगी, ठीक है, घटाने से। या फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने बेचने का खेल करता है ना, उसे ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। याद कर लो, एग्जाम में आ सकता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं, जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने बेचने का खेल करता है। तो अब मान लो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद रहा है, ठीक है, खरीद रहा है मतलब उस कागज के टुकड़े को खरीद के बैंक को गवर्नमेंट को पैसा दे दिया, मतलब मार्केट में पैसा गया। अब वो गवर्नमेंट पैसे का क्या करेगी, पुलिया ही तो बनाएगी, या फिर हॉस्पिटल खड़ा करेगी, या फिर फ्री बीज में देगी, तो मार्केट में पैसा आ गया। तो जैसे ही आरबीआई ने कागज के टुकड़े को खरीदा, पैसा गया मार्केट में, जैसे पैसा गया विस्तारवादी नीति होगी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी। और यही चीज़ यदि ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देता है, उस कागज के टुकड़े को बेच देता है, मतलब आरबीआई ने पैसा खींच लिया। उस कागज के टुकड़े पे मान लो 100 रुपये लिखे हुए थे, गवर्नमेंट को बोला कि लो पकड़ो तुम्हारा कागज का टुकड़ा, मुझे तो मेरे 100 रुपये चाहिए। जैसे 100 रुपये वापस लिए, अब मार्केट में 100 रुपये कम हो गए, मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी, संकुचनवादी हो गई, मतलब सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये अच्छे से देख लेना, समझ लेना। लोन टू वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, मैंने समझाया था 8 रुपये बटा 10 रुपये थे। अब मान लो लोन टू वैल्यू को इंक्रीज कर दिया, ये 9 रुपये दे रहा है, अब 10 लाख का सोने की जगह, सोने को कोलेट्रल रखने पे, गिरवी रखने पे 9 लाख रुपए दे रहा है। अब मतलब कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा आया ना, लोन टू वैल्यू इंक्रीज कर दी ना उसने, कस्टमर के पास ज़्यादा पैसा आया तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी होगी, लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीप डोविस ईजी। समझ, लोन टू वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, मतलब आप 10 लाख का सोना दो तब जाके आपको सिर्फ 7 लाख ही मिलेगा। तो अब 7 लाख ही मिले मुझे, तो ये कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी होगी। टाइट या डियर मनी, डियर मतलब लोगों को प्यारा हो गया पैसा, पैसा कम होते ही डियर हो जाता है भाई साहब, ठीक है, और पैसा ज़्यादा होता है चीप हो जाता है पैसा। और टाइट मतलब एक तरीके से लगाम लगा रखी है गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने पैसे पे, ठीक है। विड्रॉल लिक्विडिटी, ये सब जैसे ही बढ़ाएंगे, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, एसडीएफ, तो ये उल्टा वाला होगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया डिक्रीज एलटीवी, सब कुछ समझा दिया मैंने। एक छोटा सा कंसेप्ट है 2 मिनट का, एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब जैसे उधर वो सब खेल करने को मैनेज करने के लिए एफआरबीएम एक्ट आया था, एनकेसिंग कमेटी आई थी, वो सब थे। यहाँ इस खेल को करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, आरबीआई एक्ट के अंदर मेंशन्ड है। इसमें टोटल 6 लोग होते हैं, ध्यान रखना, 3 गवर्नमेंट साइड से होते हैं और 3 आरबीआई साइड से होते हैं। इनका टेन्योर एक्स ऑफिशियो होता है। एक्स ऑफिशियो मतलब आरबीआई गवर्नर का जितना टेन्योर है उतना ही वो चेयरमैन रहेगा। मान लिया आरबीआई का कोई डिप्टी गवर्नर मेंबर है तो उसका जितना टेन्योर है उतना ही वो उसमें एमपीसी मेंबर रहेगा। जो गवर्नमेंट के जो 3 मेंबर होते हैं उनका 4 साल का टेन्योर होता है, बस इतना ही याद रखना है। इनकी मीटिंग साल में 4 बार तो मिनिमम मीटिंग होनी ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। ज़्यादा भी कर सकते हैं, हर 2 महीने मीटिंग कर लेते हैं ये, फिर अखबार में आती है कि रेपो रेट घटा दी, बढ़ा दी, वो सब। पॉलिसी रेट है ना अपनी, वो रेपो रेट है, मतलब जो एक पॉलिसी रेट हम निर्धारित करें तो रेपो रेट है। अखबारों में रेपो रेट ही ज़्यादा आता है ना, पता है, यही बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है अपनी। और ये आपने इन्फ्लेशन टारगेट दिया हुआ है एमपीसी को। अच्छा ये ध्यान रखना, इन्फ्लेशन डिसाइड कौन करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आरबीआई डिसाइड नहीं करता। स्टेटमेंट ऐसा आता है कि आरबीआई डिसाइड्स इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन टारगेट नहीं। इन्फ्लेशन टारगेट ये जो 4 ± 2% है ना, 4 ± 2%, ये
गवर्नमेंट ने दिया आरबीआई को टारगेट कि आपका जो इन्फ्लेशन है ना 4+-2 का मतलब 4-2 मतलब 2% से लेकर 4+2 मतलब 6% तक रहना चाहिए। सीपीआई, ये भी ध्यान रखना, सीपीआई इन्फ्लेशन 2 से लेकर 6% के बीच में रहना चाहिए। कौन डिसाइड करता है? यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? आरबीआई करेगा। कैसे करेगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा कैसे करेगा? रेपो रेट को बढ़ा घटा के, ठीक है। जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ा, रेपो रेट को बढ़ा देगा वो। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होगा? मनी टाइट हो जाएगा, टाइट होते ही इन्फ्लेशन घट जाएगा, बस वही वाली है। अच्छा, इनकी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बाहर आके बोलते हैं 3 चीज़ें बोलते हैं, ये भी आ सकता है एग्जाम में यार, बस छोटा सा है। अच्छा, कोरम में 4% अनिवार्य है। कोरम मतलब किसी भी मीटिंग को करने के लिए कम से कम 6 लोग में से 4 लोग प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आरबीआई गवर्नर साहब ने घर पे ही मीटिंग रख ली, टेबल पे खाना खाते खाते कि हाँ मैंने मीटिंग कर ली है, एमपीसी की हो गया। नहीं भाई साहब, 4 लोग होने चाहिए कम से कम, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये 3 टर्म है, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, अकोमोडेटिव और न्यूट्रल स्टांस। मतलब एमपीसी कमेटी की मीटिंग हुई, वो बाहर आके मीडिया में बोलते हैं कि कैलिब्रेटेड टाइटनिंग है। मतलब वो बोलते हैं कि हम आगे जो मीटिंग होगी उसमें हम या तो अनचेंज तो सब में रहेगा, ध्यान रखना, ये तो हमेशा आरबीआई के पास ऑप्शन रहता है। हम या तो अनचेंज रखेंगे, मतलब रेपो रेट मान लो 6.5% है, आगे हम या तो 6.5% रखेंगे या इसको इंक्रीज कर देंगे। टाइट 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 वही वाली चीज़ है ना, टाइट मतलब इंक्रीज कर देंगे। अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव मतलब यार या तो हम चेंज नहीं करेंगे या फिर हम घटाएंगे इसको, यार थोड़ा अकोमोडेट करेंगे। और न्यूट्रल, बाहर आके बोलते हैं कि न्यूट्रल है हम अगली वाली के लिए, तो हम यार बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कैसे भी रख सकते हैं, क्योंकि वो इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा अगले 2 महीने में क्या होता है, ठीक है। ये भाई साहब अपना लेक्चर हो गया। एक बस एग्जाम के टाइम पे आप एक सवाल पक्का इससे आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। आरबीआई की वेबसाइट पे एग्जाम से एक दिन पहले आप जाके एक कॉर्नर में लेफ्ट में हमेशा ये करंट रेट और रिजर्व रेशियोज लिखे होते हैं। करंट रेट अभी क्या क्या चल रहे हैं मैंने ऊपर भी बता दिया आपको, आप भी जाके देख लेना। और रिजर्व रेशियो 2 है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर 4.5% है और एसएलआर कितना है? 18% है, ठीक है। भाई साहब थैंक यू सो मच यार, इतनी देर झेलने के लिए। मज़ा आ गया मुझे तो पढ़ाने में, आपको पढ़ने में आया नहीं आया आप फटाफट से कमेंट करके बता दो। यदि ये लेक्चर पसंद आया और आप आगे भी लेक्चर चाहते हैं तो भर भर के लाइक कर दो, नहीं पसंद आया तो भर भर के डिसलाइक कर दो। कमेंट में गालियाँ भी दे सकते हो कि इतनी गंदी इकोनॉमी हमने आज दिन तक नहीं पढ़ी। और यदि अच्छा लगे तो आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि भाई मज़ा आ गया, प्लीज़ कंटिन्यू करो इसको। थैंक यू सो मच। आप जब भी देख रहे हैं आपको गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच।